हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की साइकोलॉजी की वीडियो जो होगी स्टूडेंट्स आपके लिए, जिसे आपने देखा है स्क्रीन पे कि ये बूस्टर वीडियो है। सो चैप्टर 1 की, जिसके अंदर हमने पढ़ा है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, चैप्टर 1 साइकोलॉजी, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यह एक बूस्टर वीडियो है। और बूस्टर वीडियो बेसिकली इसलिए है बिकॉज इस पूरी वीडियो में आपको चैप्टर 1 का जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है या कंप्लीट आपकी एक की रिवीजन आपको मिलने वाला है इस सिंगल वीडियो में। ठीक है। सो अभी तक स्टूडेंट्स मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। अभी तक मैंने जो है चैप्टर 1 पे टोटल जो है मैंने 12 वीडियोज़ दी है। ठीक है। इन टोटल 12 वीडियोस में मैंने एक एक टॉपिक को सेपरेट मैंने एक्सप्लेन किया है, और एक अच्छे मतलब लॉन्ग मतलब जो है एक्सप्लेनेशन मेथड से मैंने उसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है और आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इन 12 वीडियोस को आप कवर कीजिए, जो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिलेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, निश्चित रूप से ये वीडियो आप पूरा देखना आपको चाहिए। इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको वीडियो के आखिरी में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट 12 वीडियोज़ देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लेते हैं कि आपको ये वीडियो एक ऐसे टाइम में मिल रही है जहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम आपका नियर है, आपके पास टाइम कम है, तो आपसे मैं कहूँगा कि यह वीडियो डेफिनेटली बहुत कम से कम टाइम में आपको अच्छे से रिवाइज करेगी स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के माध्यम से आप डेफिनेटली अपना एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं। चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से जो भी आपके कंटेंट है, मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया है आप सबके लिए, ताकि आप उसको प्रिपेयर करके अच्छे से एग्ज़ाम को दे सकें। अच्छा, यह वीडियो बेसिकली क्लास 12 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास 12 के वही स्टूडेंट्स जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ जो वीडियो कुछ फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या हम जो है बीएड की बात करें, या किसी भी स्टेट जो है टैट एग्ज़ाम की बात करें, रीट या सिमिलर जो अदर एग्ज़ाम्स है अगर उनकी बात करें, तो उन सब के लिए भी अगर आप जो है साइकोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप सर्च कर रहे होंगे। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने जो है बुद्धि के सिद्धांतों का भरपूर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर जो है, जैसे कि आप स्लाइड देख ही पा रहे हैं, ये स्लाइड एक एक स्लाइड को मैंने बहुत ही कलरफुल तरीके से आपको बना के एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है। और आपको बताऊं, ये टोटल आपको जो स्लाइड यहाँ पर दिख रही है, टोटल आपको स्लाइड ये पूरा बनाने में स्टूडेंट्स मैंने 10 आवर का समय लगा है, 10 घंटे का समय लगा है। और इस 10 घंटे के बाद अब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ, तो देखते हैं कितनी बड़ी वीडियो बनती है। उसके बाद आपको ये फाइनल वीडियो मिलेगी, अभी इस पर एडिटिंग होगी। सो निश्चित रूप से यह वीडियो एक क्वालिटी जो है स्ट्रैटेजी के साथ में आपके लिए बनाई जा रही है। तो आप इसको पूरा देखेंगे और यहाँ पर जो भी मैंने प्रयास किया है उन प्रयासों को आप पूरा समझेंगे, और उसके बाद अपनी कमेंट, अपनी जो भी राय होगी इस वीडियो को लेकर, उसको आप ज़रूर देंगे। ठीक है। और ये सेम जो है बूस्टर वीडियो आपको अलग अलग सभी चैप्टर्स में मैं देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और क्लास जो है बेसिकली मैं यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया, चैप्टर 1 पे हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और हम क्लास को मूव करते हैं। ठीक है। सो हमें सबसे पहले आपका जो चैप्टर है जिसके अंदर हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे विभिन्नताएं बेसिकली होती क्या है। ठीक है। क्या होती है विभिन्नताएं? तो अगर आप विभिन्नताओं के बारे में आप थोड़े समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे अपने ही मतलब सराउंडिंग में, अपने वातावरण में, आप अपने ही अगल बगल अगर देखेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देंगी, जिसके अंदर हमारे प्रकृति में ही विभिन्नता है। अगर विभिन्नता नहीं होती तो निश्चित रूप से हमारा ये जो मतलब समाज है या जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो पूरी तरह से नीरस हमको दिखाई देता। मतलब उसमें कोई रस नहीं होता, कोई मतलब हम हमें सब चीज़ जो आज इतनी सुंदर लगती है देखने में, जैसा कि यहाँ पर 2 कलरफुल आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर इस तितली की, ठीक है, बटरफ्लाई की, और एक यहाँ पर एक कलरफुल वर्ल्ड की आपको पिक्चर दिख रही है। तो इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर आपको एक पिक्चर कलरफुल दिख रही है तो आपको काफ़ी बेहतर लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर का भी यूज़ किया है। साइकोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 इन हिंदी मीडियम मैंने लिखा है यहाँ पर, उसके बाद उसको ब्लैक कलर में, फिर रेड कलर में, उसके बाद फिर पर्पल कलर में, फिर ब्लू कलर में, मतलब अलग अलग कलरों का मैं इस्तेमाल क्यों किया हूँ, ताकि आप सबको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विजिबल हो, बहुत क्लियर हो और मोनोटोनस न लगे। मतलब एक जो है बोरिंग टाइप न लगे, है ना, एक ही प्रकार की न लगे, और आपको जो है चेंजेस मिले, और इस तरह से आप जो है इसको अच्छे से समझ सके, पढ़ सके, और आपका माइंड इसको जल्दी से कैप्चर कर सके। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो यही चीज़ हमको अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में देखने को मिलती है। साथ ही साथ जितनी भी प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं,
विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, चाहे वो मानव प्रजाति हो या किसी भी जीव जंतुओं की प्रजाति हो या पेड़ पौधों की हो प्रजाति, चाहे जो भी प्रकार की हो, लेकिन उसके अंदर आपको विभिन्नता दिखती है। जैसे मनुष्य की प्रजाति की बात करूं, हम सभी मनुष्य लगभग एक ही प्रकार के तो हैं, हम सभी मनुष्य लगभग एक ही प्रकार के तो हैं, वही दो हाथ दो पैर, वही बॉडी है ना, सब कुछ तो वही होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत सारी विभिन्नता होती है। तो उसको हम यहाँ पर अच्छे से उसी चीज़ को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसा कि आपको कहा, अगर विभिन्नता न हो तो चीज़ें हमें बहुत ही नीरस लगेगी, हमें एक प्रकार लगेगी, एक समान लगेगी। अब ये विभिन्नता बेसिकली किस तरह से और इम्पैक्ट होती है, विभिन्नता किस प्रकार से प्रभावित होती है। दूसरा आपका पॉइंट आता है स्थितवाद। तो हो सकता है आपके एग्जाम में स्थितवाद के बारे में पूछे कि क्या है स्थितवाद, स्थितवाद को समझाइए। सो स्थितवाद, बेसिकली स्थितवाद का मतलब, मैं अगर आपको इसकी सीधी सीधी परिभाषा बताऊं, सो स्थितवाद का मतलब होता है कुछ मनोवैज्ञानिक ये विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं। राइट, मतलब हमारे व्यवहार जो हमारे व्यक्तिगत जो भी विशेषक होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिक का विचार होता है कि हमारे व्यवहार स्थिर परक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। दैट्स मीन कि हम कैसे माहौल, कैसे संस्कार, कैसे पर्यावरण, कैसे जो है सराउंडिंग में रहते हैं, हम उन सब से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो आप भी इस चीज़ को मानते ही होंगे कि अगर आप एक सही जो है सराउंडिंग में रह रहे हैं, मतलब आपका जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, या जो आपके फैमिली एनवायरनमेंट है, अगर उसका जो है एक माहौल जो है बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर उसी क्रम में आपके अंदर भी क्या होगा, एक विकास होगा। आपके अंदर जो बुद्धि है उसी के रूप में, उसी के क्रमागत रूप में क्या होगी, पूरी तरह से विकसित होगी। सो यहाँ पर स्थितवाद कहने का मतलब आपके सराउंडिंग का जो भी वातावरण है, उन सब वातावरण से हम लोग क्या करते हैं, उन सब वातावरण से हम लोग स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं, और वो निश्चित रूप से हमारे अंदर बदलाव की चीज़ें देखने को हमें मिलती है। ठीक है, सो आगे चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। सो यहाँ पर इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन बेसिकली क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है जांचना, समझना, परखना। जैसे कि आप अगर मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप जो है उसका मूल्यांकन करते हैं, मतलब उसको पसंद नापसंद या उसको वजन से आप देखते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसको पे करते हैं, उसके लिए पैसे आप देते हैं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो गुण होते हैं उसका हम मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर उसकी हमें परख करनी है कि उसके अंदर क्या विशेषता आपको देखने को मिलती है, तो किन किन गुणों पे, किन किन विशेषताओं पे हम फोकस करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को हम समझेंगे। सो यहाँ पर अपने को कुछ विविध गुणों के बारे में यहाँ पर पता लगेगा। ठीक है, और इन गुणों के आधार पे ही हम जो है मनोवैज्ञानिक गुणों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। राइट, सो सबसे पहला आपका आता है बुद्धि। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं गुणों के आधार पर जो है हम क्या करते हैं, बेसिकली मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहला आता है बुद्धि यहाँ पर। सो बुद्धि बेसिकली क्या होता है, बुद्धि का आशय बेसिकली स्टूडेंट्स होता है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। दैट्स मीन क्या, कि आपके समुदाय में या आपके समाज में या आपके परिवार में या आपके खुद स्वयं के साथ में जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसको समझने, चिंतन करने, सविवेक उसको हैंडल करने को ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो ये गुण अगर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपका मूल्यांकन जो है उसी लेवल से किया जाएगा। ठीक, अगला आता है नेक्स्ट जो आपका गुण है उसे हम कहते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब जिसे इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। अक्सर आपने इस एप्टीट्यूड शब्द को सुना होगा। कई बार एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपका आता है कि एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो एप्टीट्यूड बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पर एप्टीट्यूड का बेसिकली जो अर्थ है वो यह है किसी भी एक विशेष क्षेत्र में आपका विशेष ज्ञान होना। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। अब मैं इसको उदाहरण सहित आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो है आप किसी क्लर्क के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप किसी क्लर्क के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्लर्क के एग्जाम के लिए आपकी मैथ्स देखी जाएगी, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, आपका थोड़ा सा जीएस देखा जाएगा, है ना। लेकिन आपका जो जीएस का सेक्शन होगा इतना एडवांस नहीं होगा, इतना विस्तृत नहीं होगा, बिकॉज क्लर्क के एग्जाम के लिए आपको कैलकुलेटिव बेस पे आपकी जो है सिलेक्शन आपका होना है, बिकॉज वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी मैथ्स वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, उसी की बेसिस पे आपका चुनाव होगा। तो
एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जाते हैं या पर्टिकुलर किसी भी मतलब इंटरेस्ट के लिए जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपका सिलेक्शन कर रहा होता है वो आपके अंदर वह विशेष गुण देखेगा। या अगर मैं इसको और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, सपोज करते हैं कि आपको एक टेबल बनवाने की ज़रूरत पड़ गई है कि आप चाहते हैं कि आपको एक डेस्क या एक टेबल आपको बनवाना है, तो आप निश्चित रूप से एक ऐसे इंसान से बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसको जो है कारपेंट्री का ज्ञान है, जिसे जो है कारपेंट्री की नॉलेज है। अगर उसको नॉलेज नहीं होगी कारपेंट्री की तो निश्चित रूप से जो है आप उससे काम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? बिकॉज जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्ञान या नॉलेज नहीं है। या मान लेते हैं कि अगर आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत है, अगर ट्यूशन्स की ज़रूरत है और आपको साइकोलॉजी या मैथ्स का आपको ट्यूशन करना है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करेंगे जिसकी मैथ्स या जिसकी साइकोलॉजी क्या है, अच्छी है, राइट। तो बेसिकली एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो मैथ्स का सेक्शन हो सकता है, साइंस का हो सकता है, साइकोलॉजी का हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है जिसके अंदर किसी विशेष व्यक्ति का विशेष व्यक्ति नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का विशेष रुचि होना उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो अभी हम जो है अभिक्षमता या इसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में थोड़ा सा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अभिरुचि। अभिरुचि बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ये अभिक्षमता और अभिरुचि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। बेसिकली आपको बताऊं, अगर आपकी अभिरुचि है, ठीक है, मतलब आपका इंटरेस्ट है और अभिक्षमता भी है, तो निश्चित रूप से आप बहुत उन्नति करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सपोज करो कंप्यूटर में जो है एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, मतलब कंप्यूटर में एप्टीट्यूड अच्छा कहने का मतलब क्या कि आप जो है कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ों को, साइंस और टेक से जुड़ी चीज़ों को समझने, जानने, उसकी प्रोग्रामिंग को समझने, आप बहुत उसमें जो है क्या करते हैं, अपने आप को, अपना दिमाग बहुत अच्छा उसमें चलाते हैं, ठीक है। आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आपका जो माइंड का सेट है कुछ इसके अकॉर्डिंग है कि आपका एप्टीट्यूड इससे बहुत अच्छा बना हुआ है और आपका सेम इंटरेस्ट भी हो जाता है। जब आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा है कंप्यूटर को लेकर के और आपका इंटरेस्ट भी यही है, तो निश्चित रूप से आप बहुत उन्नति कर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके ही क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर उनका मैथ्स का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं हो तो हो सकता है उनका सिंगिंग का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो, उनका डांसिंग का अच्छा हो, उनका जो है आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उनमें बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो एप्टीट्यूड के साथ साथ नेक्स्ट आपका आता है जिसे हम मनोवैज्ञानिक गुण कहेंगे, वो है आपका इंटरेस्ट, और उसके बाद आता है आपका पर्सनालिटी जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। और ये जो पर्सनालिटी या जो व्यक्तित्व होता है, इसका अर्थ सीधा सीधा होता है स्टूडेंट की व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से जो उसे एक अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि वो बस अच्छे कपड़े पहना हो, अच्छा दिखता हो। अक्सर लोग जो है पर्सनालिटी को गलत सेंस में लेके जाते हैं, उनको लगता है कि कोई इंसान अच्छा कपड़ा पहना हो, ठीक है, और वो खुद अच्छा दिख रहा हो, ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। लेकिन पर्सनालिटी को सिर्फ हम उसके अच्छे कपड़े, अच्छे वेशभूषा से नहीं, बहुत सारी और चीज़ों से जज करते हैं। पर्सनालिटी जिसे आप व्यक्तित्व हिंदी में कहते हैं, जिसका अर्थ मैंने अभी आपको बताया, व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की उन विशेषताओं जो उसके अंदर अस्थायी हो चुकी है, राइट, जो उसके अंदर अस्थायी हो चुकी है, उन विशेषताओं से है जो उसे एक अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती है, और वह व्यक्ति उसी विशेषताओं की वजह से अद्वितीय होता है। दैट्स मीन कि वो दूसरों लोगों से क्या होता है, भिन्न होता है। और ये जो विशेषताएं हैं बेसिकली वो प्रभावी भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति प्रभावी मतलब व्यक्तित्व का हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत प्रभावी टाइप के होते हैं कि अगर 10 लोग खड़े हैं उसमें से जैसे ही वो एक पर्टिकुलर पर्सन एंट्री करता है तो इतना प्रभाव उस व्यक्ति का होता है कि बाकी लोग भी उसकी तरफ झुक जाते हैं या उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग की जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, बहुत विनम्र होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कुछ लोग बहुत ही मजाकिया टाइप के उनका व्यक्तित्व होता है, जैसे कि आप कपिल शर्मा शो में आपने देखा है कि वो जो कपिल शर्मा है बेसिकली उसकी जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, मजाकिया किस्म की है, और वो निश्चित रूप से वो उसकी पर्सनालिटी के अंदर है, बिकॉज उसका मूल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो आपको मनोवैज्ञानिक गुण आपको देखने को मिलता है उसे हम कहेंगे मूल्य। सो मूल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य का मतलब होता है स्टूडेंट सीधा सीधा कि आपके कुछ अपने जो है प्रिंसिपल हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ तौर तरीके हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको झूठ बोलना नहीं अच्छा लगता, ठीक है, तो यह बेसिकली क्या है, आपका मूल्य है, ठीक है। आपका क्या है, ये एक मूल्य है जिसे वैल्यू कहते हैं, मतलब आपका एक आदर्श है। आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास जब बन जाते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है जो भी आपके अंदर आदर्श है उन्हीं व्यवहारों के प्रति अगर आपका एक अस्थायी विश्वास बन जाता है तो वही क्या है, आपका
मूल्य है। ठीक है, जैसे आपका अगर मूल्य है बड़ों का सम्मान करना, तो निश्चित रूप से वो विश्वास आपके अंदर है, जब भी आपके सामने आपके बड़े मिलेंगे तो आप उनकी अदब से रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका मूल्य इस प्रकार नहीं बना हुआ है, आप थोड़े अलग मिजाज के हैं, तो निश्चित रूप से आपका मूल्य जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखा अभी स्टूडेंट विविध व्यक्तियों के गुण, ठीक है, और ये बेसिकली ये सारे जो गुण होते हैं मनोवैज्ञानिक गुण का मूल्यांकन करने के लिए, इन्हीं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन की विधियां आती हैं। सो मूल्यांकन की विधियों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। सो मूल्यांकन की विधियों के अंदर सबसे पहली आपकी विधि आती है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारिक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक हो करके उसका जो है मापन करना। ठीक है, अर्थात यहाँ पर यह है कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसके मानसिक और उसके व्यवहारिक जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उसको आप क्या करना, वस्तुनिष्ठ करना, मतलब उसमें से आप उसको समझो, जानो, और उसके आधार पे जो है आप उसका मापन करो, तो इसे हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण। नेक्स्ट आपका आता है साक्षात्कार, जिसे हम कहेंगे पर्सनल इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू ये जो है एक मूल्यांकन की विधि बहुत ही चर्चित है, बहुत ही फेमस है, बिकॉज आप किसी भी चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाए या सरकारी सेक्टर में नौकरी के लिए जाए, या कई बार हम एडमिशन के लिए जब जाते हैं तो प्रिंसिपल के सामने हमें जो है इंटरव्यू फेस करना होता है, या किसी छोटी मोटी जगह अगर हम जाते हैं अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए तो वहाँ भी हमें इंटरव्यू फेस करना होता है। तो ये बेसिकली बहुत ही कॉमन है आपका साक्षात्कार, जिसके अंदर इंडिविजुअल 1-to-1 जो है डिस्कशन होता है, मतलब एक जो है एग्जामिनर होगा और दूसरा आपका एग्जामिनी होगा, जो क्या करेगा, आपका इंटरव्यू एग्जामिनर आपका लेगा, आपसे कुछ बात करेगा, आपके बारे में पूछेगा, जानेगा, और इस प्रकार आपका क्या करेगा, वो मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स आपका व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और केस स्टडी बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, हम लोग किसी भी व्यक्ति विशेष की जो है क्या करते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसका मनोवैज्ञानिक इतिहास का गहनता से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दैट्स मीन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में उसकी एक एक जो है हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं केस स्टडी मतलब कंप्लीट उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा, ठीक है, जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा वो बेसिकली क्या करेगा, किसी भी इंसान का या किसी व्यक्ति विशेष का वो क्या करेगा, उसके जीवन से जुड़े या जो भी उसकी विशेषता होगी उसको पूरी तरह से गहनता से उसका अध्ययन करेगा। तो इसको हम लेते हैं केस स्टडी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका आता है परीक्षण, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सो ऑब्जर्वेशन बेसिकली एक ऐसी विधि है जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसको ध्यान से निगरानी करते हैं, देखते हैं, और देख करके हम जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अक्सर जो है आप जो है जो मातृ और शिशु का जो अंतः क्रिया का अगर आपको अध्ययन करना है तो ऑब्जर्वेशन से आप उस चीज़ को समझेंगे, तो आपको वो चीज़ें माँ और बेटे के बीच में किस प्रकार से जो है एक दूसरे के प्रति जो स्नेह होता है वो देखने को मिलता है। या जो है इस ऑब्जर्वेशन को आप कहीं भी आप इसको कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन करके आप उसके बारे में अच्छे से जो है क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आत्म प्रतिवेदन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की बेसिकली यह एक उस प्रकार की विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचना प्रदान करता है। मतलब आप अपनी रिपोर्ट खुद देते हैं। ठीक है, आपके जो भी विश्वास है या जो भी जिन चीज़ों में आप जो है अपना विश्वास रखते हैं उस पे क्या करेंगे, आप तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, उसके आधार पे आप क्या करेंगे, सूचनाएं प्रदान करते हैं कि आप जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में क्यों विश्वास करते हैं, आपकी जो भी मानसिकता है उसके आधार पे क्या करेंगे, हम जो है आपका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ मूल्यांकन की विधियों को, जिसके अंदर आपने पहला देखा मनोवैज्ञानिक परीक्षण, दूसरा देखा साक्षात्कार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू, तीसरा आपने देखा कि व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी, उसके बाद आपने देखा परीक्षण ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद आत्म प्रतिवेदन से कहेंगे सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, सो हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको और पॉइंट मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ ये पता लगता है कि अल्फ्रेड बिने एक पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के विषय में शोध कार्य करने का प्रयास किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह वैज्ञानिक
जिन्होंने बुद्धि के बारे में, बुद्धि यहाँ पर बुद्ध नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बुद्धि कह रहा हूँ, बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम प्रयास किया, तो उनका नाम है अल्फ्रेड बिने। नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम आगे जो चलते हैं अपनी वीडियो में देखेंगे, उसके अंदर हम बेसिकली बुद्धि के बारे में अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स। अब हम इस स्लाइड में स्टूडेंट्स बुद्धि के बारे में डिटेल में जानेंगे, और अब से जो आगे की जो फर्दर स्लाइड्स होंगी उसके अंदर हम बुद्धि के बारे में, उसके प्रकार के बारे में डिटेल में समझेंगे। सो बुद्धि, बुद्धि का बेसिकली यहाँ पर एक आपको सिंपल सी परिभाषा मिलती है। बुद्धि का जो एक शब्द ऐसा है जिसका तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने परिवेश को समझने की क्षमता से है। मतलब बुद्धि क्या होता है, बुद्धि क्या होती है कि अब आपका जो परिवेश है उसको खुद से समझने की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है, और उसके अंदर साथ ही साथ आप क्या करें, विवेकपूर्ण चिंतन करने से, और जीवन की चुनौती जो भी आपके सामने आती है उसके लिए जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है प्रभावी ढंग से जब आप उपयोग कर पाते हैं तो वही कहलाती है बुद्धि। ठीक है। सो बौद्धिक विकास बेसिकली आनुवांशिक कारकों, प्रकृति तथा पर्यावरण दशाओं, पोषण के मध्य एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम भी होता है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी जो बुद्धि होती है वो साथ ही साथ आनुवंशिक कारकों पर भी डिपेंड करती है। और उसके अलावा अभी हमने देखा था स्थितवाद, तो स्थितवाद के अंदर हमने यही जाना था कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, हमारा पर्यावरण या प्रकृति हमारी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी बुद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। और मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको यहाँ पर यही बताया कि अल्फ्रेड बिने बुद्धि के बारे में सबसे सर्वप्रथम उन्होंने अपना प्रयास किया था। तो अल्फ्रेड बिने का यहाँ पर अपने को एक वन फैक्टर थ्योरी मिलता है, इससे हम एक कारक सिद्धांत कहते हैं। सो कई बार आपके एग्जाम में वन फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात आप ये जानते रहना कि अल्फ्रेड बिने जो है उन्होंने यह एक कारक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। बिने ने कहा था कि बुद्धि की योग्यता का एक बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना। ठीक है, मतलब बिने के अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड बिने के अकॉर्डिंग बुद्धि क्या है, योग्यताओं का एक समुच्चय है, मतलब एक इंटीग्रल है। बुद्धि क्या है, एक है। ठीक है, और उन्हीं का एक क्या है, समुच्चय है। और इसी वजह से, इस एक कहने की वजह से इसे हम कहते हैं वन फैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत। सो इनके बाद, अल्फ्रेड बिने के बाद जो है बेसिकली इनका जो ये प्रतिपादन जो था बेसिकली बुद्धि को लेकर के, वो थोड़ा सा विवादप्रस्त रहा। तो इसके वजह से अल्फ्रेड बिने के बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम है जो कि 1927 में चार्ल्स स्पेयरमैन। ठीक है, चार्ल्स स्पेयरमैन ने क्या कहा कि बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं होता, बुद्धि का दो सिद्धांत होता है। मतलब ये द्विकारक सिद्धांत पे काम करती है, ये लीनियर नहीं है, मतलब एक रैखिक नहीं है, ये 2D है। मतलब इन्होंने कहा ये 1D है। मैं थोड़ा इसका आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ। जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने कहा कि ये 1D है, मतलब इसकी एक लीनियर फ्लो में मूव कर रही है कि बुद्धि आप यूनिडायरेक्शनल है, और ये एक इंटीग्रल है, मतलब समाकलित है, टोटल में है, समुच्चय है। समुच्चय का मतलब इकट्ठा होना, मतलब एक है। ठीक है, और उन्हीं से आपका एक कारक सिद्धांत का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन बाद में जो स्पेयरमैन आए उन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि एक नहीं है, ये एक कारक सिद्धांत पे नहीं काम करती, ये द्विकारक सिद्धांत पे काम करती है। मतलब इन्होंने 2D बताया। तो 2D में आप x और y दोनों ही एक्सिस को समझेंगे, या मैं जिस स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी 2D है, क्योंकि इसके पास देखो लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। तो ये 2D आपके होते हैं। ठीक है, सो इन्होंने 2D उसको बताया। सो यहाँ पर 1927 में ये बात आई थी, तो उन्होंने बताया कि 2D में क्या है। उन्होंने कहा कि साकारक, पहला उनका पहला सिद्धांत, द्विकारक में पहला सिद्धांत क्या है, साकारक। साकारक कहने का मतलब यहाँ पर सामान्य कारक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जी फैक्टर थ्योरी। और उसके बाद वी कारक, वी कारक मतलब विशिष्ट कारक, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में स्पेशल फैक्टर थ्योरी। सो ये दो फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट्स, बिने ने दिया था 1927 में। सॉरी, बिने कह रहा हूँ, चार्ल्स स्पेयरमैन ने। ठीक है, सो आगे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे जो है स्पेयरमैन के बाद लुईस थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत क्या है उसको हम भली बात यहाँ पर समझेंगे। सो लुईस थ्रस्टन स्पेयरमैन के बाद जिन्होंने द्विकारक सिद्धांत अपने को दिया, उसके बाद जो है लुईस थ्रस्टन आए और उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कुछ जो है उन्होंने कहा कि 7 प्रकार की हमारी बुद्धि होती है बेसिकली, या इसके 7 जो है विभाग है बेसिकली। सो पहला इन्होंने बताया वाचक। वाचक का मतलब होता है शब्द संप्रत्ययों के अर्थ में, मतलब शब्द पे गहनता, शब्द पे ज्ञान। ठीक है, वाचक का मतलब क्या होता है, शब्द पे ज्ञान। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे वो शब्दों के जादूगर होते हैं, और ऐसे ऐसे शब्द से मतलब आपको प्रभावित कर देंगे। जब भी किसी सभा में बैठे होते हैं या वहाँ पर आप जो है स्पीच देते हैं, तो अपने शब्द के प्रभाव से वो क्या करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है,
और लोग उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे संख्यात्मक योग्यता उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो संख्यात्मक योग्यता कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप लोग कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे आपके ही समाज में जो बेसिकली क्या होते हैं, संख्याओं को लेके बहुत एक्टिव होते हैं और उनका मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड होता है, मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, गणितीय जो बुद्धि उनकी होती है बहुत ही प्रखर होती है स्टूडेंट्स। सो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो ये दूसरे प्रकार की जो है लुईस थ्रस्टन के अकॉर्डिंग बुद्धि का सिद्धांत, दूसरे प्रकार की बुद्धि थी ये। ठीक है। तीसरे प्रकार की बुद्धि देशिक है। देशिक का संबंध बेसिकली कुछ ऐसे व्यक्तियों की योग्यताओं से, विशेष योग्यताओं से बेसिकली है जो प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानसिक प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अगर उनको कोई भी इमेज दिखा दी जाए, कोई भी डिजाइन दिखा दिया जाए या उनको कहीं से भी ले जाया जाए, वो इसलिए उस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं और उस चीज़ को वो भूलते नहीं हैं। देशिक होते हैं, मतलब देश के प्रति उनका बहुत प्रेम होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं पायलट की, तो पायलट वगैरह लोग क्या होते हैं, बहुत देशिक होते हैं। आर्किटेक्चर बहुत देशिक होते हैं। ठीक है। कुछ कवि के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बिकॉज कवि जिस चीज़ को देख लेते हैं उनके अंदर वो चीज़ें सेट रहती हैं, वो प्रकृति, वो नज़ारा, वो छटा, और उसी की बेसिस पे उनकी कविता फिर निकलती है। और जो चौथी प्रकार की है स्टूडेंट्स वो है आपका प्रत्यक्षीकरण। सो प्रत्यक्षीकरण बेसिकली प्रत्यक्षीकरण को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब हो गया कि प्रात्यक्षिक गति, राइट। प्रात्यक्षिक गति मतलब एक विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति। मतलब ये ऐसे प्रकार की बुद्धि वाले लोग होते हैं जिनके अंदर एक मतलब किसी चीज़ को प्रत्यक्ष करने की, मतलब किसी को सामने लाने की गति बहुत बेहतर होती है, एक बेहतर विशेषता होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शब्द प्रवाह। मतलब शब्दों का प्रवाह था नम्रता के साथ उपयोग कर लेना। मैंने ऊपर आपको बताया वाचिक बोध, तो ये दोनों में काफ़ी मतलब सिमिलरिटी है। शब्द प्रवाह कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे लोग अपने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको इतनी नम्रता से इस्तेमाल करेंगे, इतने तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उनका प्रवाह इतना अच्छा होगा कि आप उनसे प्रभावित रहेंगे। इसके बाद छठे प्रकार में आपका आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है पूरी तरह से याददाश्त, पूरी तरह से मेमोरी। बेसिकली सूचनाओं का पुनः स्मरण से परिशुद्धता वाले लोग ये होते हैं जिनके अंदर स्मृति बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ों को याद रख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि उनको जो है उनकी जो मेमोरी होती है बहुत ही एडवांस होती है। वो मतलब कोई भी मोबाइल नंबर या किसी प्रकार के नंबर्स को ईजिली वो लर्न कर लेते हैं। उनको 100-200 मोबाइल नंबर अगर एक बार बोल दो तो उसको भी याद कर जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हमें, विचित्र लोग भी अपने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट 7वां प्रकार का है जिसे हम कहेंगे आगनात्मक तर्कना। सो आगनात्मक तर्कना का मतलब यहाँ पर है कि दिए गए जो भी आपके पास तथ्य अगर मिल जाते हैं, इनको जो भी तथ्य मिल जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर एक सिंपल सा साधारण सा नियम का प्रतिपादन कर देना या नियम को उत्पन्न कर देना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जजमेंटल बहुत अच्छा होता है, इनका जजिंग जो पॉइंट होता है बहुत अच्छा होता है। और इसको मैं देखो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे मान लेते हैं कि उन्होंने कोई अगर तर्क सुना या पढ़ा तो उस तर्क के आधार पे एक पर्टिकुलर नियमन कर देंगे, एक पर्टिकुलर सामान्य नियम बना देंगे जो सबके लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जजेस जो होते हैं उनके अंदर कुछ इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है लुईस थ्रस्टन जिनका बुद्धि का सिद्धांत बेसिकली 7 भागों में बांटा गया है। वाचिक बोध, संख्यात्मक योग्यता, देशिक संबंध, प्रत्यक्षीकरण गति, और उसके बाद शब्द प्रवाह और स्मृति और आगनात्मक तर्कना। ठीक है। सो हम आगे चलेंगे। इसके बाद आपका आता है नाम अर्थर जिनसेन का, जिन्होंने बुद्धि का एक मॉडल दिया। ठीक है। अर्थर जिनसेन जिन्होंने बुद्धि का एक मॉडल दिया, जिनके अनुसार बुद्धि के 2 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर में आगत तथा निर्गत समान होते हैं, लेकिन द्वितीय स्तर में यह बहुत दिन होते हैं। ठीक है। मतलब बहुत डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर बहुत दिन हो गया मिस्टेक से, अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। ठीक है। सो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अर्थर जिनसेन जो लुईस थ्रस्टन के बाद मनोवैज्ञानिक आए, इनका जो है बुद्धि का मॉडल क्या है, बेसिकली वो 2 स्तर में है। पहला स्तर इनका ये रहा कि आगत और निर्गत, मतलब मैं आपको देखो अभी जो समझा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आगत आपके अंदर हो रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इस मेरे समझाने के इस प्रयास से आपके अंदर जो निर्गत है, जो आप इसको आउटपुट देंगे अपने एग्जाम के लिए, जब आप जाएंगे प्रिपेयर करके लिखेंगे तो आप कितना वहाँ पर आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इस स्तर पे बात किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आगत और निर्गत समान होता है। मतलब अगर उन्होंने 1 घंटे में 2 पेज पढ़ा और 2 पेज का जो अध्ययन किया, अगले घंटे में फिर उसी 1 पेज 2 पेज का वो क्या करेंगे, आउटपुट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब जितना डाला उतने ही निकाला,
उससे ज़्यादा नहीं। तो ये प्रथम मतलब स्तर के लोग हो गए। और द्वितीय स्तर में ऐसे लोग आएंगे अर्थर जिनसन के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से, कि एक ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हमने योग्यताएं तो थोड़ी दी, मतलब इनपुट तो थोड़ा दिया, लेकिन वो जो उन्हीं इनपुट से उन्होंने क्या किया, बहुत सारी अलग 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 चीज़ें वो है बेसिकली उन्हीं इनपुट का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और कर दी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक इंसान है वो सिर्फ आटे से रोटी बनाना जानता है। ठीक है, एक इंसान क्या आता है, आटे से सिर्फ रोटी ही बनाना जानता है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है प्रथम स्तर, आगत निर्गत समान है। लेकिन एक इंसान आटे से बहुत कुछ बनाना जानता है या चीनी से बहुत कुछ बनाना जानता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है सीधा सीधा मेरा ये कि आपको जो इनपुट आपको मिला उसका अगर आपने वही आउटपुट दिया तो आपका जो स्तर है वो आगत निर्गत समान का स्तर है। लेकिन आपको जो भी इनपुट मिला अगर आपने उसको क्या किया, एलोबरेट किया, उसके अंदर आपने संरचनात्मक ढंग से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उसको जो है विभिन्नता उसमें प्रदान की, तो ये आपका द्वितीय स्तर में आता है जिसके अंदर विभिन्नता देखने को मिलती है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट अपने पॉइंट पे और उसको समझते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपके साइकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या बीएड के हैं, बीएलएड के हैं, सीटेट के हैं, यूपीटेट के हैं, एमपीटेट, बिहार टेट, डीएसएसएसबी या सीएसडी के लिए प्रिपेयर किया, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास को लेकर अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो यह जो वीडियो है, ये जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं जेपी गिलफर्ड का बेसिकली बहुत ही फेमस आपका इनका सिद्धांत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब के लिए आप सब के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको हम डिटेल में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। सो नेक्स्ट आपका आता है, और इस सिद्धांत को बेसिकली अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे इस सिद्धांत को पूछा जा सकता है जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, या पूछा सकता है गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, या गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, या जेपी गिलफोर्ड 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से इसे जाना जाता है। सो यहाँ पर अभी तक आपने एक आयाम मतलब लीनियर आपने देखा, आपने 2 आयाम दैट्स मीन 2D वाला आपने देखा, और ये आपके आगे 3 आयाम। ठीक है, ये जो है 3D वाला सिद्धांत है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल आपको थ्योरी मिलती है और जिसको दिया है गिलफोर्ड ने, और ये थ्योरी बहुत ही फेमस रही है। देखो 3D का मतलब सीधा ये होता है, आपने घर को या किसी बॉक्स को देखेंगे तो वो 3D वही होता है। 3D का मतलब क्या होता है, आपका घर का कोना, जो भी आपके घर का कोना होगा उस कोने में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखो फिगर दिखाई देंगी कि मतलब एक आपका ये वाला एक्सिस हो गया, एक ये वाला अक्ष हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीनों मिला के आपके 3 अक्ष हो गए। और इस कॉर्नर में जब आप फोकस कर रहे होंगे तो आपको 3 दिशा दिखाई देंगी, यही है आपका 3D। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हमें हमारे आसपास दिखाई देती है वो सारी 3D होती हैं। 3D का मतलब किसी भी चीज़ को जिसको हम घुमा के देख सके वो 3D होता है। ठीक है, सो इन्होंने 3D दैट्स मीन की त्रिआयामी सिद्धांत में दिया है, और इन त्रिआयाम में जिनके त्रिआयाम है वो क्या क्या हैं हम उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इनके जो त्रिआयाम सिद्धांत है बेसिकली, पहला है विषय वस्तु जिसे कॉन्टेंट्स कहते हैं, दूसरा है संक्रिया जिसे ऑपरेशन कहते हैं, तीसरा है उत्पाद जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जेपी गिलफर्ड जो है उन्होंने ये सिद्धांत बेसिकली 1959, 1961 और 1967 के प्रयासों में इसको पूरा किया। अपने सहयोगियों के साथ में इन्होंने जो है 3 मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि का संरचना का भरपूर मात्रा में व्याख्या दिया था। सो गिलफोर्ड का ये सिद्धांत बुद्धि संरचना सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बताया त्रिआयाम बौद्धिक मॉडल कहलाता है। इन्होंने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा और जिनका नाम मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। विषय वस्तु पहला, दूसरा आपका हो गया संक्रिया, तीसरा आपका हो गया उत्पादन। सो विषय वस्तु का मतलब क्या होता है, इसे कंटेंट कहते हैं। ठीक है, कंटेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट जो भी चीज़ें आपको दिखी वो आपके लिए विषय वस्तु है। जो भी आपने चीज़ें देख ली, समझ ली, सुन ली, जो मतलब आपके अंदर इनपुट की तरह वो एंट्री कर रही है। ठीक है, चाहे जौन से वाले हिस्से से एंट्री करे। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये भी क्या है, आपके लिए विषय वस्तु है। अभी आपके सामने ये पिक्चर है तो ये पिक्चर आपके लिए विषय वस्तु का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब आप एग्जाम में आप लिखने जाएंगे जेपी गिलफर्ड की थ्योरी के त्रिआयाम सिद्धांत को लिखने जाएंगे तो आपको ये पिक्चर याद आ जाएगी। ठीक है, और यही मेरा उद्देश्य है आपको बनाने का। तो ये बेसिकली क्या है, आपके लिए कंटेंट का काम कर रही है। या अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप जब मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में आपको समोसा दिख गया, ठीक है, समोसा मान लेते हैं आपको बहुत पसंद है, ठीक है, समोसा आपको दिख गया तो समोसा आपके लिए क्या है, कंटेंट का काम कर रहा है, विषय वस्तु है। जैसे उसकी स्मेल आपके नाक के अंदर जाएगी, ठीक है, उसका जो
टेक्सचर है आपकी आंखों से जब दिखेगा और उसकी स्मेल आपके अंदर गई तो आपने उसकी स्मेल लिया और आपकी आइज ने मतलब आपकी आंखों ने उसको देखा, तो ये आपके लिए कंटेंट है वो आपको प्रेरित करेगा कि आप कुछ संक्रियाएं करें। तो आपने वॉलेट अपने पॉकेट में आप हाथ डाल के उसको देखना शुरू करेंगे, यार कुछ पैसे उसे हैं मेरे जेब में कि नहीं। और साथ ही साथ ये जब प्रोसेस हो रहा होगा उसी टाइम आपके मतलब माउथ से मतलब मुंह से सलाइवेशन शुरू हो जाएगा, सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। हो सकता है मुंह के अंदर पानी भी आना शुरू हो क्योंकि उसकी चटनी भी आपको बगल में दिखेगी। तो यहाँ पर संक्रिया भी हो रहा है। देखो, विषय वस्तु कंटेंट हो गया, संक्रिया ऑपरेशन हो गया, और उसके बाद उत्पाद के रूप में जब आप जाते हैं उस दुकानदार के पास, पैसा आप देते हैं और समोसा अपने हाथ में लेते हैं और उसका आनंद ले रहे होते हैं, तो यही आपका उत्पाद होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हो सकता है आपको अभी मैं समझा रहा हूँ तो सकता है आपको समोसा खाने का मन भी कर गया हो। तो यहाँ पर बेसिकली त्रिआयामी सिद्धांत का मतलब जो कि जेपी गिलफर्ड ने दिया था वो इन्हीं पे बेस किया है। आगे इसको चलते हैं और अच्छे समझते हैं, और यहाँ पर बेसिकली इसका कारक विश्लेषण और इन्होंने उस पर फैक्टर एनालिसिस किया बढ़िया से बुद्धि के इन 3 आयाम को लेकर के। और उन्होंने प्रथम प्रयास उन्होंने दिया 1967 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के, उन्होंने इन 3 आयामों को मिला करके उन्होंने 5 × 4 × 6 मतलब 5 × 4 × 6 बराबर 120 बनता है, गुना करके आप देखना। तो आपको इन्होंने कहा कि तत्वों का जो भी आपके ये 3 आयाम है इनको वर्गीकृत कर दिया 120 तत्वों के अंदर। आप सोचेंगे यार आयाम तो 3 है, इसको 120 वर्गों में कैसे वर्गीकृत किया, तो मैं अभी आपको इसको अगले स्लाइड में समझाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, बाद में 1977 में उन्होंने सुधार करते हुए, मतलब देखो सुधार उन्होंने फिर किया। 1967 उन्होंने देखी कुछ मिस्टेक थी, उन्होंने सुधार किया और 1977 में उन्होंने सुधार करते हुए जो 5 × 4 × 6 था उसे कर दिया 5 × 5 × 6, दैट्स इन 5 × 5 × 6 और दैट्स बिकम 150, वो आपका बन गया 150। मतलब उन्होंने अब ये जो 3 बेसिकली उनके जो आयाम थे उन्हीं को वर्गीकृत कर दिया 150 तत्वों के अंदर। सोचिए, आप हैरान हो रहे होंगे ऐसे कैसे कर रहे हैं। और ये उन्होंने कब किया, 1977 में। भूलना मत दोस्तों, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, उसके बाद 1980 में उन्होंने फिर संशोधन किया, माने नहीं, और उन्होंने फिर संशोधन किया अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर के। अब उन्होंने हमें सिद्धांत दिया कि 6 × 5 × 6 और 180 तत्वों में उन्होंने उसको विभाजित किया। मतलब किसको, उन्हीं 3 आयाम जो बेसिक जो फंडामेंटल जो सिद्धांत है। अब वो किस प्रकार किया उसको हम यहाँ अच्छे से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको एक 3D बॉक्स दिखाई दे रहा है, 3 आयामों वाला बॉक्स है। इसकी टोटल फलक 6 होती हैं। इस तरह से घनाकार डब्बों को आप देखेंगे, आपने क्यूब देखा होगा लीडो का, तो ये बेसिकली उसी शेप का है। यहाँ पर इसके फलक होते हैं 6 और 6 फलक में मैं 3 फलक पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, पहला आपको ये जो फलक दिखाई दे रहा है जो फ्रंट में है, इसे विषय वस्तु कहा गया। अगर ये विषय वस्तु है तो ऑफकोर्स इसके पीछे वाला जो इसके सामने जो पीछे जो बैकग्राउंड इधर बनेगा बैक साइड में इसके इस हिस्से में, वो भी क्या होगा, विषय वस्तु होगा। मतलब पेयर कर दिया। तो यहाँ जो है विषय वस्तु पहला हो गया ये। अब इस विषय वस्तु में क्या क्या चीजें आपको देखो देखने को मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको समोसा के एग्जांपल दिया था, जो समोसा आपको दिखा, ठीक है, ये मान लेते हैं समोसा है। ये समोसा जो आपको दिखा, तो समोसा आपके लिए किस प्रकार से मतलब आपके दिमाग के अंदर गया, वो एक प्रकार से आपने उसका आकार देखा, ठीक है, दृश्य देखा, है ना, और श्रव्य मतलब सुना उसके बारे में, हाँ भाई हो सकता है चिल्ला रहा हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपने क्या किया, उसको महसूस करने की कोशिश की। वो आपका अगले में आएगा, जिसे हम संक्रिया में लेंगे। तो आपके पहले में वो आपका जो विषय वस्तु है आकार के रूप में हो सकता है। आकार को बाद में उन्होंने जो है जब 1977 में मतलब संशोधन किया तो आकार को जो है दृश्य और श्रव्य में कन्वर्ट कर दिया। मैं अभी आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखो आकार, उसके बाद सांकेतिक, संकेत के रूप में भी हो सकता है आपसे कोई इशारा करके कुछ पूछना चाह रहा हो। शाब्दिक हो सकता है, शब्दों से हो सकता है वो चिल्ला रहा हो, जैसे आप ट्रेन वगैरह में जब चलते हैं तो वहाँ पर समोसे वाला चिल्ला चिल्ला के बेचता है। और व्यवहारिक, कुछ व्यवहारों से यहाँ पता लग जाता है, इशारेबाजी या व्यवहार से, किसी इंसान के व्यवहार से उसका व्यवहारों का परीक्षण करके हम समझ जाते हैं कि उसका मकसद क्या है। तो जेपी गिलफर्ड ने बेसिकली जो है जब ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1967 में बेसिकली, तो उन्होंने इसको सिर्फ 4 आयाम इसके बताए थे। मतलब जो विषय वस्तु है उसको सिर्फ 4 भाग ही दिया था, आकार, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक, ठीक है। और उसके बाद जो संक्रियाएं थी उसको 5 स्तरों में बांटा। पहला कौन, संज्ञान, उसके बाद आपका है अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन। मतलब 1 2 3 4 5 देखेंगे। लेकिन 1977 में जब उस पर उन्होंने संशोधन किया, जब संशोधन किया पहला, तो उन्होंने देखो यहाँ पर 2 जोड़ दिए, है ना। पहला जब संशोधन किया तो उन्होंने आकार को मतलब सेक्शन में डिवाइड करके दृश्य और श्रव्य कर दिया।
तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आ जाए 1977 में आपका ये 4 था ना, देखो यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहा है ना, ये 4 आपका हो गया 5, इसलिए 5 और फिर यहाँ पर देखो 5 और फिर देखो यहाँ पर आपको 6 जो कि आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलता है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद देखो कितने प्रकार के हो सकते हैं, इकाई के रूप में हो सकते हैं, हो सकता है समोसा आप लेने जाए, हो सकता है आप बोले कि भैया 1 पीस 2 पीस 3 पीस, है ना, हो सकता है किलो की फॉर्म में लेके आए, मिठाई लेने जाए किलो की फॉर्म में लेके आए, तो इकाई के रूप में हो सकता है, वर्ग के रूप में हो सकता है, या जो है जैसे हम लोग जमीन वगैरह जब लेते हैं तो वर्ग के रूप में होता है, ठीक है, संबंध के रूप में हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट आपका हो सकता है, आपने किसी इंसान को देखा और जो है हो सकता है आपका वो बहुत पुराना मित्र रहा हो, या जो है आपसे उसकी पहली बार मित्रता हुई है, तो आपने देखा, बातचीत किया, उससे जो है अपने ज्ञान का शेयरिंग किया और शेयरिंग करने के बाद वो आपका उसके साथ संबंध बन गया, तो संबंध स्थापित आपने कर लिया। उसी प्रकार पद्धतियां हैं, रूपांतरण, प्रयोग, ये जो है इसके 6 रूप आपको देखने को मिलते हैं उत्पाद के। तो आपने प्रथम में क्या देखा था 1967 में, 4 ये 4 और ये 5 और गुना 6, तो 4 गुना 5 गुना 6 120 वर्गों में व्यतीत किया। कैसे किया, मैं देखो वो चीज को आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने अभी आपको समझाया कि फ्रंट पे यहां पर विषय वस्तु है, इसके बैक में आपका विषय वस्तु है, यहां पर टॉप पे ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये टॉप पे आपको संक्रियाएं दिख रही है, इसके बॉटम पे आपको नीचे दिखाएंगे संक्रियाएं। यहां पर इस वाले हिस्से में उत्पाद है और सिमिलरली इस वाले हिस्से में उत्पाद होगा। तो अगर आप किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसको यहाँ जो मैंने अलग कलर दे रखा है उसको अगर आप कट करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे से आपको वर्ग क्यूब मिलेंगे, दैट्स मीन घनाकार आपको बॉक्स मिलेगा। इस बड़े बॉक्स को काटने के बाद आपको छोटे छोटे आपको बॉक्सेस मिलेंगे। 1967 का इनका जो प्रथम प्रयास था उसके अंदर 120 ही थे, और उसके बाद संशोधन किया कब 1977 में, इसको 4 से 5 कर दिया तो वो हो गए 150, और 1967 में उन्होंने जब आखिरी प्रयास किया, राइट, तो उसमें क्या हुआ, उसमें इन्होंने कर दिया इसको स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर आप थोड़ा सा एरर पा रहे हैं, तो जस्ट अ सेकेंड है, बेसिकली स्टूडेंट 1980 है यहाँ पर, देखो ये 67 हो गया बाय मिस्टेक, सो 19 क्या है 80 है, मतलब ये आपका 1980 था यार, ठीक है, जो 67 लिख दिया गया, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना काफ़ी मेहनत होती है स्टूडेंट, ठीक है। सो इस प्रकार से मिस्टेक कई बार आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन मैं उसको आपको समझाता चलूँगा साथ ही साथ। तो यहाँ पर 1977 में इन्होंने 150 बताया, और 1980 में 3 साल उसके बाद जो अगला संशोधन किया उसमें ये हो गए 180। क्यों हुए, क्योंकि जो संज्ञान यहाँ पर है उसको 2 खंडों में बांट दिया, स्मृति और ज्ञान। अब थोड़ा सा मैं आपको संक्रियाओं के बारे में समझा दूँ, बिकॉज मैंने इन दोनों बारे में समझा दिया। तो संक्रियाओं के बारे में आप जब देखेंगे तो संक्रिया में देखो क्या आपका होता है, वो आपकी संज्ञान के फॉर्म में हो सकती है। अपसारी और अभिसारी चिंतन, ये दोनों ही चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार जेपी गिलफर्ड के इन दो मतलब अलग प्रकार की जो संक्रियाएं हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन होता क्या है मैं आपको बता दूं। अपसारी जो चिंतन होता है, जिसे मैंने डी लिखा है, डी का मतलब होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, फैलाव वाला हो, दैट्स मीन कि आपकी जो सोच है बहुत डाइवर्ज है, मतलब विस्तृत है, व्यापक है, ठीक है। और अभिसारी से कन्वर्जेंट कहेंगे जब आपकी सोच बहुत क्या होती है, नकारात्मक होती है, नैरो माइंडेड होते हैं, तो उसे हम कहेंगे अभिसारी चिंतन, ठीक है। तो इसके बारे में आप जो है थोड़ा अच्छे से डिटेल में आप पढ़ेंगे तो उस पर लंबा डिस्कशन आपको मिलेगा। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, बस यहाँ पर आप इतना जानिए, और यही आपका मूल है बेसिकली जो आपको समझा रहा हूँ मैं। डाइवर्ज करने का मतलब, अपसारी चिंतन का मतलब डाइवर्ज करना। जैसे मान लो 2 फ्रेंड यहाँ से निकले इस पर्टिकुलर जगह से, और एक समय बाद एक इस दिशा में चला गया, एक दिशा में चला गया, इसे कहेंगे डाइवर्ज हो जाना, मतलब बहुत व्यापक हो जाना। और इसी का उल्टा जब दोनों दोस्त वापस आएंगे तो एक समय बाद वो दोनों फिर यहाँ पर मीट कर जाएंगे, उसे कन्वर्ज करना, ठीक है, नैरो हो जाना। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जेपी गिलफर्ड के बुद्धि सिद्धांत जो कि त्रिआयामी सिद्धांत है, आप इस पिक्चर का यूज़ करके आप जो है सिंपली इसके बारे में आप एक एक लाइन अच्छे से समझा सकते हैं। बहुत ईजी पिक्चर मैंने आप लोग को दी है ताकि आप इसको बना करके अपने एग्जाम में जब समझाएं तो इन 3 आयामों के आधार पर आप उसको अच्छे से एग्जाम में लिखें और निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपनी थ्योरी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है अगली, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इसको हम लोग समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुबुद्धि का सिद्धांत अब हम देखेंगे। इसके अंदर आप देखो ये जो सिद्धांत है बेसिकली इसको दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, और ये भी सिद्धांत आपका बहुत फेमस रहा है, ठीक है। सो गार्डनर का बेसिकली इन्होंने जो है बुद्धि को बेसिकली 8 भागों में इन्होंने वर्णित किया है, ठीक है। सो गार्डनर का प्रभावशाली
जो है गार्डनर ने बेसिकली क्या किया, प्रभावशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि बुद्धि के ये 8 जो है भाग होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे। सो पहला उन्होंने बताया कि भाषागत। तो कुछ लोग क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुत ही भाषागत होते हैं। दरअसल उनका जो है ज्ञान जो भाषा को लेकर के है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो शब्द के ज्ञानी होते हैं, भाषा के ज्ञानी होते हैं, इसे हम इंग्लिश में लिंग्विस्टिक कहते हैं। और उनके अंदर इस प्रकार की कुशलता, इस प्रकार का प्रवाह देखने को मिलता है। उसके बाद तार्किक गणितीय प्रकार की उन्होंने बुद्धि देखी। तो कुछ लोग बहुत होते हैं मैथमेटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। जो ऐसे लोग होते हैं वो निश्चित रूप से आगे जाकर के साइंटिस्ट या इस प्रकार के जो है साइंस और टेक में जो है विद्वता हासिल करते हैं। ठीक है, या जितने भी आपको नोबेल पुरस्कार विजेता लोग दिखाई देते हैं उनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। उनका जो लॉजिकल मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आपका आता है देशिक। देशिक का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पिटियल। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको दृश्य या प्रतिबिंब का प्रतिरूपण करना या निर्माण करना, वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर ये जो है क्षमता इनके अंदर देखी जाती है। जो लोग बेसिकली देशिक होते हैं, जैसे विमान चालक जितने होते हैं, दैट्स मीन जो पायलट होते हैं या जो नाविक होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, वस्तुकार होते हैं, या आंतरिक साज सज्जा मतलब इसे इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं, इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उनके अंदर देशिक की जो बुद्धि होती है बहुत अत्यधिक होती है। इसके अलावा जो है शल्य चिकित्सा वाले, दैट्स मीन जो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करते हैं, उनके अंदर देशिक चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देशिक चीज़ें कहने का मतलब देशिक बुद्धि यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है संगीतात्मक। संगीतात्मक का अर्थ यहाँ पर संगीत और कला के क्षेत्र से है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनका संगीत या कला से जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनका प्रेम होता है, और इसकी वजह से उनकी जो वाणी होती है, उनका जो क्या कहते हैं गला होते हैं म्यूजिकल, उनका जो बेसिकली थ्रोट, उनका जो गला होता है बहुत ही म्यूजिकल होता है। तो ऐसे ही लोग क्या होते हैं आगे जाकर के गायक बनते हैं, या जो है मतलब संगीतात्मक या संगीत के क्षेत्र में जो है कुछ अच्छा कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलता है शारीरिक गति संवेदी। शारीरिक गति संवेदी से इंग्लिश में कहेंगे बॉडली कैनेस्थेटिक। इसका मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोलिंग बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छी बॉडी कंट्रोलिंग होती है। तो ऐसे लोग अपने इस बॉडी का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके, अलग अलग तरह से उसको जो है प्रैक्टिस में ले जा करके वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही फेमस होते हैं। जैसे धावक हो गया, धावक को भी ये जो है इस प्रकार की बुद्धि वरदान में मिलती है। जो भी नाचने वाले हो गए, मतलब नृतक लोग जो होते हैं, नाचने वाला थोड़ा गलत लग रहा है सुनने में, सो जो भी नृत्य करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि नृत्य भी एक तरह की भक्ति बोली जाती है, एक प्रकार का ये भी एक ज्ञान है ये भी। सो नृत्य करने वाले लोग भी बेसिकली जो है उनके अंदर भी ये विशेषता देखने को मिलती है। अभिनेता और अभिनेत्री जो होते हैं, मतलब जो हीरो हीरोइंस होते हैं बेसिकली, या जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके अंदर शारीरिक गति संवेदी प्रकार की बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, निश्चित रूप से उनके अपने बॉडी कंट्रोल, एक्सप्रेशंस, वो अलग अलग जगह पर किस तरह से बॉडी को मोल्ड करना है उनको अच्छे से पता होता है। साथ ही साथ खिलाड़ी जो लोग होते हैं, या जो जिम्नास्ट कर रहे होते हैं, या चिकित्सा वाले जो होते हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, उनके अंदर भी ये शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है, देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट तो सारे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इन दोनों पे स्पेशल इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में, इनसे जो है कई बार मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा ही गया है। अंतर्व्यक्तिक, ठीक है, और अंतः व्यक्ति, इन दोनों में आपको अंतर पूछेगा, अंतर आपसे पूछा जाएगा। तो अंतर व्यक्ति क्या होता है? अंतर व्यक्ति इंग्लिश में कहेंगे इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनके व्यवहार ऐसे होते हैं जो दूसरों से मतलब क्या कहते हैं संबंध स्थापित करने में बहुत ही निपुण होते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक या परामर्शक या राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता के जो लोग आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर अंतर व्यक्तित्व, इसे इंटरपर्सनल कहते हैं, ऐसी बुद्धि उनके अंदर होती है। ठीक है, यहाँ जो आपको नेक्स्ट मिल रहा है जिसे अंतः व्यक्ति कहेंगे। अंतः व्यक्ति का मतलब वो व्यक्ति अपने ही अंदर, स्वयं के अंदर, स्वयं के इनर में, स्वयं खुद के अंदर वो जो क्या करता है, अध्ययन करता है, खुद को लेकर स्टडी करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे आध्यात्म में जो लोग बहुत सफल हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि देखने को मिलती है। वो अपने ही बॉडी, अपने माइंड, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान या उनको लेकर के बहुत ही संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट प्रकृतिवादी। सो प्रकृतिवादी आपका आखिरी है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। सो प्रकृतिवादी बेसिकली कहने का मतलब, इससे हम इंग्लिश में कहेंगे नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक कुछ ऐसे प्रकार के आप लोग मिलते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, इस प्रकृति को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे आपके वनस्पति वैज्ञानिक जो हो गए, ठीक है, प्राणी विज्ञान के जो वैज्ञानिक हो गए, या पक्षी वैज्ञानिक हो गए, आदि जो होते हैं, ये प्रकृति के क्या होते हैं, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा
प्रेमी होते हैं, इन प्रकार की इनके अंदर बुद्धि होती है। साथ ही साथ अगर हम शिकारी की बात करें या किसान पर्यटक की बात करें, उनके अंदर भी ये बुद्धि देखने को मिलती है, या किसी कवि की बात करें उनके अंदर भी ये बुद्धि देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत जो कि हार्वर्ड ने दिया था, ठीक है, और उन्होंने कुछ व्यक्तियों के ऊपर जो है, कुछ व्यक्तियों मतलब प्रभावशाली व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन करने के बाद उन्होंने बुद्धि को 8 भागों में वर्णित किया है, जिसे आपने अभी पढ़ा है। सो चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को हम जानते हैं स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय सिद्धांत, या त्रिचापी सिद्धांत, या त्रितत्वीय सिद्धांत। देखो वही सिद्धांत वही है, लेकिन उसके पूछने के तरीके आपके बदल गए हैं। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं, स्टर्नबर्ग का त्रिकोणीय भी कहते हैं, त्रिचापी भी कहते हैं, त्रितत्वीय भी कहते हैं। तो इसे आप समझेंगे, जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, और इस सिद्धांत को यहाँ पर हम इस स्लाइड में समझेंगे। सो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बेसिकली जो है जिन्होंने ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया, उन्होंने बेसिकली बुद्धि को बेसिकली 3 स्तरों में देखा उन्होंने, ठीक है। पहला है आपका, जैसे मैंने कि यहाँ पर आप 3 बालक आप देख रहे हैं, ACP। सो ये ACP बेसिकली जो अल्फाबेट्स हैं, A उसके बाद C उसके बाद P, तो इनके भी अपने मतलब है। A का मतलब एनालिटिकल, C का मतलब क्रिएटिविटी, और P का मतलब प्रैक्टिकल, जिसको हम अभी आगे चल के समझेंगे। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। सो स्टूडेंट, एनालिटिकल पहला आप देखेंगे, एनालिटिकल जो टाइप्स के बच्चे जो होते हैं या जो लोग होते हैं या इस प्रकार के जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत अत्यधिक होती है, जिसे हम घटकीय भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एनालिटिकल को हम लोग कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं, विश्लेषणात्मक क्षमता भी कहते हैं, या घटकीय भी कहते हैं। और ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, या इस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर जो है क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनकी मैथ्स गणितीय ज्ञान उनके बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज उनका जो एनालिसिस करने का जो तरीका है, विश्लेषण करने का जो तरीका है, उनका ज्ञान जो है बहुत अच्छा होता है। मतलब इस प्रकार की पहले प्रकार के बुद्धि वाले लोग हो गए। अगला जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो नेक्स्ट आपका जो बुद्धि है वो है सी का मतलब आपको सी वर्ड से सी अल्फाबेट से ही पता चल रहा है। सी का मतलब क्रिएटिविटी का मतलब होता है जो रचनात्मकता जिसके अंदर है, जो रचना से भरपूर है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बेसिकली खास कर मैं आपको बताऊं, क्रिएटिव इंसान बेसिकली उन क्षेत्रों में सफल होता है जैसे वो नए कुछ आविष्कार कर रहा है ना, नए प्रकार के जो है चीज़ों को बना रहा है, उसके अंदर सृजनात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं, या रचनात्मक क्षमता हिंदी में, या सांदर्भिक भी कहते हैं। तो देखो मैंने सारे शब्दों को लिखा है, इंग्लिश वाले भी, इंग्लिश में इसको हम क्रिएटिविटी या एक्सपीरियंशियल कह देते हैं कई बार, और इसको कई बार हम रचनात्मक हिंदी में या सांदर्भिक भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप स्किप नहीं करोगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे। सांदर्भिक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, और मैंने जैसा कि आपको बताया ऐसे लोग जो होते हैं जैसे जो क्या कहते हैं, नए नए अलग अलग क्षेत्रों में मतलब चाहे कोई भी क्षेत्र होता है उसके अंदर कुछ नया जब करते हैं अपनी जो है रचनात्मकता के बदौलत, तो उसको हम इसके अंदर इस बुद्धि के अंदर लेते हैं। लास्ट आपका आता है प्रैक्टिकल वाले जो लोग होते हैं स्टूडेंट, वो खास टाइप के बिजनेस माइंड इनका एक्चुअली होता है। ये लोग बहुत जुगाड़ू टाइप के होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, अपने जुगाड़ से या अपने ऐसे मतलब प्रैक्टिकल बुद्धि से या व्यवहारिक बुद्धि से बेसिकली क्या करते हैं, कुछ इस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं कि वो बेसिकली सामने वालों को प्रभावित करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में प्रैक्टिकल या इंग्लिश में कॉन्टेक्सचुअल या जो है व्यवहारिक या अनुभविक कहेंगे, ठीक है। अनुभव किसको होगा, अनुभव उसको होगा जो कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई इस तरह से इन चीज़ों से जुड़ा होगा, वो अपने अनुभव का सहारा लेकर के वो क्या करता है, नए नए चीज़ों को ले आता है, उन प्रोडक्ट को ले आता है जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट को होती है। मतलब इसको हम थोड़ा और आगे समझते हैं और आगे यहाँ पर जानते हैं। तो ऐसे जो बुद्धि वाले लोग होते हैं बेसिकली ये आगे की स्लाइड में है, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं प्रैक्टिकल वाले, ये बेसिकली क्या होते हैं, मतलब इन्हें हम स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं या बिजनेस माइंड वाले लोग कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो चलते हैं आगे और यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर एक साइक्लिक ऑर्डर में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। विश्लेषणात्मक क्षमता जिसे ए कहते हैं एनालिटिकल वाला, उसके बाद आपका आता है रचनात्मक क्षमता, इसे सी कहेंगे क्रिएटिविटी, उसके बाद व्यवहारिक क्षमता, इसे पी कहेंगे प्रैक्टिकल। सो आप यहाँ पर क्या गौर करके देखेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऑर्डरिंग का कोई नंबरिंग नहीं है,
कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, या 1 पे मैंने इसको रखा, 2 पे इसको, 3 पे इसके, या 1 पे इसको, 2 पे इस पे, 3 पे इसको, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर कोई भी मतलब बुद्धि, चाहे वो एनालिटिकल है, चाहे वो क्रिएटिविटी वाली है, चाहे वो प्रैक्टिकल है, वो अधिक मात्रा में हो सकती है और उसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उसका जो है पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं वरीयता नहीं है कि हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, वो कहीं से भी हो सकता है। तो 1 2 3 आपकी ये 3 तरह की बुद्धि किसने बताया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताया स्टूडेंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में और जानेंगे। सो विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसे घटकी कहते हैं, भूलना नहीं स्टूडेंट्स। विश्लेषणात्मक को हम क्या कहते हैं? घटकी भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्पोनेंशियल कहते हैं या एनालिटिकल कहते हैं। तो सबसे ईजी आपका एनालिटिकल है, या हम विश्लेषणात्मक अगर क्षमता देखें तो, बिकॉज ये ईजी टू अंडरस्टैंड है और आपके माइंड में तुरंत क्लिक करता है, एनालिसिस या विश्लेषण करने की क्षमता। ठीक है। सो इसके अंदर 3 स्तर आपके होते हैं। पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन, मतलब जो भी चीज़ें आपको, जिस चीज़ का आपको विश्लेषण करना होगा उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? नॉलेज को अक्वायर करेंगे। ये आपका फाइंड स्टेज होता है। इसमें लर्न करते हैं, एनकोड करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत आप लोग बिल्कुल नहीं होइएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर आपका लर्न करना हो गया। ठीक है। आप पहले याद पढ़ेंगे, लिखेंगे। से मान लो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले सीखेंगे ना, आप एनकोड करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? फर्दर नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज आप पार करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में आ जाएंगे। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग लगा करके आप उसमें अलग अलग मेथड्स को और क्रिएट करेंगे। कंट्रोल, इवेल्युएट, मॉनिटर, प्लान, फिर नए नए तरह की प्लानिंग आप लेके आते हैं। उसके बाद तीसरे स्तर में आता है जिसे हम कहेंगे परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। उसमें आपका आता है एक्शन, एक्चुअल, एग्जीक्यूटिंग द प्लान, टास्क जो आपने बेसिकली एग्जीक्यूट कर दिया है, जो भी आपने प्लान पीछे बनाया है सेकंड वाले स्टेज में, सॉल्व स्टेज में, अब उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, उसको ऑपरेट कर देंगे। तो ये आपका तीसरी तरह के उसमें आ जाता है। तो ये पहला बेसिकली क्या है, आपने क्या देखा? एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक क्षमता, घटकीय प्रकार की बुद्धि देख कहेंगे इसको। नेक्स्ट आपका आता है सांदर्भिक। सांदर्भिक का मतलब होता है रचनात्मक क्षमता, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सांदर्भिक भी और इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और डिस्कवरीज, इन्वेंशंस या जो है जितने भी आविष्कार टाइप की चीज़ें होती हैं वो यही लोग करते हैं, मतलब इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है व्यवहारिक क्षमता। व्यवहारिक क्षमता बेसिकली अनुभविक होता है। अनुभविक का मतलब आपके अनुभव, जैसे आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो बोलता है, एक्सपीरियंस दिखता है। भले उनके पास बुद्धि आपसे कम हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे चीज़ों को सही तरह से वो सेट करते हैं। ठीक है। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल भी कहते हैं। तो प्रैक्टिकल और जो है व्यवहारिक क्षमता या अनुभविक, हिंदी के दोनों ही आपके शब्द जो है ईजी टू अंडरस्टैंड है। इंग्लिश का प्रैक्टिकल ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसे जो लोग होते हैं इनको लोग कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब जैसा देखेंगे देश वैसा बना लेंगे बेस, और बिजनेस सेंस इनका बहुत तगड़ा होता है। अपने बिजनेस सेंस के अकॉर्डिंग जिसकी डिमांड होगी उसी की सप्लाई करते हैं। ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ अब, ताकि आप सब जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में आपका वीडियो कवर हो। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ काफ़ी मेहनत हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप इसको कोशिश करेंगे अपने उन फ्रेंडों में शेयर करने की जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ कि बेसिकली एक ऐसा जनरल मैंने वीडियो बनाया है आप सब के लिए जो कि बूस्टर वीडियो है। ये चाहे आपका स्टूडेंट्स आपका सीनियर फ्रेंड है या जूनियर फ्रेंड है, दैट्स मीन कि वो चाहे आप बीएड कर रहा है स्टूडेंट्स, या किसी टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जिसका साइकोलॉजी है, 12th क्लास का स्टूडेंट्स है, 11th क्लास का स्टूडेंट्स है, सो आप उसको शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो उसको हेल्प करेगी। वेरियस तरह की वीडियो आपको ये हेल्प करने वाली है। ठीक है। अलग अलग मोड से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम, अलग अलग जो है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पास मॉडल, PASS, पास मॉडल, जिसको दिया अपने इंडियन साइकोलॉजिस्ट JP दास जो रहे हैं जैक नेगलेरी किर्बी 1994 में। और वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैंने 1-2 बार आपको यहाँ लिख के दिया है, 2018, 2019, 2020 से ही पूछा गया था पास मॉडल, और ये मोस्टली पूछा जाता है। इसके अंदर बेसिकली जो है ASS और P, जो आप यहाँ पर पास देख रहे हैं, पास का मतलब इसका ऑर्डर यहाँ पर ये नहीं है, बेसिकली इस पास का ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ASSP होगा, मतलब A होगा पहले, और SS होगा, फिर P होगा। जो P आपको शुरू में दिखाई दे रहा है वो सबसे बाद में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। बेसिकली मैंने आपको ये कहा स्टूडेंट, जो पास मॉडल है
जो पास मॉडल आपको लग रहा है देखने से कि पी पहले एक्सप्लेन करेगा, फिर ए करेगा, फिर एस करेगा, फिर एस करेगा, ऐसा नहीं है। पहले ए करेगा एक्सप्लेन अपने आप को, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, उसके बाद दोनों एस आएंगे क्रमबद्ध रूप से, उसके बाद पी आएगा। अब एक एक को समझते हैं और कवर करते हैं इस पास मॉडल को। सो यहाँ पर सबसे पहले ए का मतलब क्या होगा हम इसको जानेंगे। ए का मतलब होता है अराउजल या अटेंशन। ठीक है, मैं इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के शब्दों के जोड़ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो यही मेरा पर्पस है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। मेरा अल्टीमेट गोल है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, सो अराउजल अटेंशन का मतलब होता है भाव प्रबोधन या अवधान। मतलब कोई भी चीज़ आपके अंदर सबसे पहले अराउज करेगी, आपके अंदर अटेंटिवनेस ले आएगी, आपके अंदर एक भाव जगेगा। सो वही है यहाँ पर, इसे हम ए से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एस। एस यहाँ पर दो है। सो पहला एस साइमल्टेनियस है, मतलब साथ साथ, और दूसरा एस आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग, मतलब लगातार साथ साथ फिर उसको कंटिन्यूअस करता है। इसे हिंदी में कहेंगे सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण। सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण। उसके बाद पी फिर आखिरी में आता है, इसे कहते हैं योजना बनाना, प्लानिंग करना। सो आपका लास्ट में होता है। अब एक एक को मैं समझाता हूँ। कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में है, लेकिन आपको वरी नहीं होना है, मैं आपको उसे हिंदी में समझाऊंगा। सो चिंता नहीं करना है स्टूडेंट, हमारे साथ जुड़ के आपको बस फोकस करना है। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक्चुअल मतलब बता दिया। पास मॉडल में ऑर्डर क्या है, ए है, एस एस है, फिर पी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पी से। ठीक है, तो पी जो है, जो आखिरी नंबर पे आएगा, पी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। ये बुद्धि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड, जो भी इंफॉर्मेशन आपने अटेंड किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिया, उसको आखिरी में क्या करते हैं, उसको प्लान करके आप अप्लाई करते हैं। प्लानिंग इज एक्टिवेटेड और फाइनली जो है उसको आप एक्टिवेट करते हैं, उसको प्रोसेस में ले जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है अराउजल अटेंशन, जो कि होना चाहिए कहाँ पर, होना चाहिए नंबर 1 पर। ठीक है, सो अराउजल अटेंशन का मतलब क्या है, अराउजल हेल्प्स इन पेइंग अटेंशन टू द स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके अंदर अराउजल है भाई, आपके अंदर अराउजल है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करना, तभी तो आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। सो आपके अंदर एक इंटेंशन है, एक अटेंशन है, एक अराउजल है, जो आपको स्टिमुलाई कर रहा है, मतलब आपको प्रेरित कर रहा है उस चीज़ को लेने में, उस चीज़ को पाने में। टू मच और टू लिटिल, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो। अराउजल विद इंटरफेयर विद द अटेंशन, वो क्या करता है, अटेंशन के साथ में इंटरफेयर करता है। एग्जाम्पल, टीचर इन्फॉर्म यू अबाउट द अपकमिंग एग्जाम। ऐसे मान लेते हैं टीचर ने आपको बोला कि बेटा आपका एग्जाम है, या मैंने आपको बोला कि बेटा आपका टेस्ट में लूंगा, सो आप तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। बोले सर ने टेस्ट के लिए बोला है, तो आपके अंदर एक अराउजल आएगा सबसे पहले, फिर अटेंटिवनेस ले आओगे, और फिर आप टेस्ट के लिए एक क्रमबद्ध रूप से क्या करोगे, चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करोगे, जो कि हम आगे देखेंगे डबल एस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, सबसे पहले आपका यही आता है, जिसके अंदर अराउजल होगा। जैसे मैंने टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट आपको कर दिया, तो आपके अंदर आपके माइंड में इंफॉर्मेशन चलने लगी, यार टेस्ट हो गया, अब तो भाई टेस्ट आ गया, एग्जाम आ गया, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए की तरफ लेके जाऊँ, मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक आना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर चलेगी। और उसी के साथ आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है प्रोसेसिंग, और जो कि आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग एंड साइमल्टेनियस आता है। ठीक है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग एंड साइमल्टेनियस का मतलब क्या है कि जब मैं आपको टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, तो आपके अंदर एक अनुक्रमिक रूप से क्या होगा, एक प्रोसेसिंग शुरू होगी, आप उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग अलाउज यू टू परसीव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग जो कंसेप्ट जो आपने सीखे हैं, समझे हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे देम इनटू द मीनिंगफुल पैटर्न, और उसका एक प्रॉपर पैटर्न बनाएंगे, और उसी से क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की फर्दर कोशिश करेंगे। और फाइनली आता है आपका प्लानिंग स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आपका आ गया अराउजल अटेंशन, उसके बाद आपका क्या कहते हैं साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग हो गया, उसका प्लानिंग लास्ट में आएगा, फिर आप प्लान करके आप शुरू कर देंगे काम जो भी आपको करना होगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताना है कि सेम जो है यही टॉपिक, सेम जो है ट्रायर की थ्योरी, या जो है पास मॉडल, या जो है मैं गिलफर्ड की थ्योरी, मैंने एक एक वीडियो सेपरेट मैंने दी है। सो अगर आप मेरे चैनल के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट मैंने आपको बताया 12 वीडियोज़ है, बेसिकली स्पेशली मैंने बनाई है 12 वीडियोस, जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, तो आप उनको भी देखिए, और आप साइकोलॉजी के डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। साइकोलॉजी बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है, और आपको मतलब एक अंदर से फीलिंग है कि हाँ साइकोलॉजी मनोविज्ञान रियली बहुत ज़्यादा धमाल सब्जेक्ट है, और ये आपको बहुत कुछ देता है। तो आप वहाँ से समझे डिटेल में, और ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट एक की रिवीजन करवा रहा हूँ, इसे थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। अब आपको मिलेगा बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता।
सो आपने देखा होगा आपका भाई है, सगे भाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसके बुद्धि में, आपके बुद्धि में, या आपकी बहन है, इसको बहन बना लेते हैं। तो अब इन दोनों की बुद्धि में क्या है, फर्क आपको दिखाई देता है। आप बोलते हैं यार मैं इंटेलिजेंट वो कम, ऐसा क्यों, मेरी ही बहन है, या वो वाली मेरी बहन, बड़ी बहन इंटेलिजेंट है, मजली थोड़ी और डाउन है, मैं सबसे अच्छी हूँ या मैं सबसे कम हूँ, ऐसा कम ज़्यादा वाला चक्कर क्यों होता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे, जबकि हम एक ही मम्मी मम्मी और पापा के हम बेटे हैं या बेटी हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में चेंजेस क्यों, भैया इतने तेज मैं इतनी स्लो, या मैं इतनी तेज भैया इतने गधे, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, ये डिफरेंसेस ऐसे अपने को कैसे मिल जाता है देखने को, तो उस चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये सेम हेडिंग आपको एनसीईआरटी की बुक मिलेगी, बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है इंटरप्ले करता है नेचर और नर्चर के साथ में। ठीक है, नेचर, ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति हमारी, और नर्चर मतलब हमारा लालन और पालन किस प्रकार हुआ है, कहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, हमें किस प्रकार के माहौल में पाला पोसा गया है, हमारे माता पिता के यार दोस्त कैसे थे, मतलब उनकी फ्रेंड का सर्कल कैसा था, हमारा सर्कल कैसा था, वही कहलाता है नर्चर। ठीक है, सो इसे हिंदी में कहेंगे बुद्धि आनुवंशिकता था पर्यावरण की अंतःक्रिया। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने बोला बुद्धि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटेलिजेंस। जो आनुवंशिकता होती है वो हमारे बुद्धि को प्रभावित करती है। इस चीज़ को मान लो दोस्तों कि माँ बाप अगर इंटेलिजेंट है, ये मम्मी है और ये पापा हैं, अगर ये दोनों ही इंटेलिजेंट हैं तो इनका जो चिंटू आएगा ना, ये चिंटू भी पक्का इंटेलिजेंट होगा। ठीक है बेटा, चिंटू भी पक्का इंटेलिजेंट डेफिनेटली होगा इंटेलिजेंट होने के, इसके चांसेस 90% इंटेलिजेंट होने के हैं। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक ऐसी हो गई, अदरवाइज इसके इंटेलिजेंस होने के चांसेस चिंटू के बहुत ज़्यादा है। अगर मम्मी पापा डल हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से उस चिंटू के भी डल होने के चांसेस हैं। या तो कुछ पता, हमारी साइंस जो कहती है, मैं उसके फैक्टर बता रहा हूँ, बाकी साइंस से बढ़ के अपना अध्यात्म आ जाता है, साइंस से बढ़ के ये ईश्वरी कृपा हो जाती है। उनकी कृपा के सामने तो साइंस में सब फेल है स्टूडेंट्स, आपको सही बताऊँ तो। और मतलब मैं अब से क्या कहूँ कि ईश्वर के वरदान, उनकी कृपा के आगे साइंस इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा वो एक कॉन्ट्राडिक्शन में या एक अपवाद के रूप में निकल के आता है, वो अलग केस है। लेकिन जनरली मैं आपको जो अभी केस बता रहा हूँ ये जनरल केस है। माँ बाप होशियार है तो बच्चा होशियार पक्का होगा, गारंटी के साथ में होगा। वो अलग रेयर केस है, फिर वही हो गया ना, ईश्वरी अगर कुछ इस प्रकार का घटना घटी कि भाई बच्चा गधा निकल गया, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपने जुड़े हुए बच्चे की कहानी सुनी है, लेकिन जुड़े हुए बच्चों के बारे में आपने जाना नहीं है कि जुड़े बच्चे होते कैसे हैं और क्या हो जाता है कि जुड़े बच्चे हो जाते हैं। तो आपको यहाँ बताता हूँ, जुड़े बच्चे होने के दो तरीके हैं। पहला, इसे हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, इसे समरूप जुड़वा होता है। समरूप जुड़वा कहने का मतलब दोनों ही बच्चे डिट्टो हूबहू, अगर ये लड़का तो ये भी लड़का, ये लड़की तो ये भी लड़की, ये काला तो ये भी काला, ये गोरा तो ये भी गोरा, ये नाटा तो ये भी नाटा, ये बड़ा ये भी बड़ा। दैट्स मीन जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे होगा, ये मोटा तो ये मोटा, ये पतला तो ये एग्जैक्टली डिट्टो वही जैसे जैसे है, मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर रीज़न अब क्यों कैसे ऐसे होगा हम उसको जानेंगे। इसे कहेंगे समरूप जुड़वा, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, मोटे पतले होने में इनके अंदर वेरिएशन हो सकता है, डिपेंड करता है एक साइज नहीं कर रहा हो, लेकिन बात की बात है, उसे हम कहेंगे क्या कहते हैं अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वो बात की चीज़ें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जिन बच्चों को आपने देखा होगा एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो वही हु बहू, सेम शकल सेम अकल सेम नकल, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे समरूप जुड़वा। ऐसे में क्या होता है, स्पर्म की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं आपको समझाता हूँ। ये मेल गैमेट है, पुरुष के अंदर से स्पर्म निकलता है, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट है, मादा के अंदर इस तरह से एग होता है, ठीक है। तो जो स्त्री होती हैं उनके अंदर जब मैच्योर एग जब मैच्योर हो जाता है और जैसे उसको स्पर्म मिलता है, एक स्पर्म जाके इसको हिट करता है, और इसको हिट करने के बाद ड्यू टू कुछ बायोलॉजिकल ऐसे मतलब डिस्टर्बेंस की वजह से ये आपका ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। सेम आपका एग, सेम ये जो है आपका जो यहाँ पर भ्रूण बन रहा है वो स्प्लिट होकर के दो अलग अलग उसमें जो है जाइगोड बनाएगा, इंग्लिश में से कहेंगे, हिंदी में इसे भ्रूण कहते हैं। सो ये जाइगोड आपका बनाएगा, इस तरह से दो संतान उत्पन्न होगी और दोनों संतान एक ही प्रकार की होगी, चाहे ये मेल है तो ये मेल, ये फीमेल तो ये फीमेल, जैसे एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। लेकिन इसके अंदर ही बुद्धि की हमें सिमिलरिटी या जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे जब बच्चे होते हैं, इस प्रकार के जब बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, सो इनके अंदर 0.90 सिमिलरिटी इन इंटेलिजेंस, इनके इंटेलिजेंस के अंदर 0.90 सिमिलरिटी होती है। सोचो
0.90 मतलब 90% सिमिलरिटी होती है। 90% सिमिलरिटी, बुद्धि की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखने में वगैरह में तो एक जैसे लगेंगे। अगला, लेकिन अगर इस बच्चे को मैंने अमेरिका भेज दिया, इस बच्चे को मैंने अपने यूपी भेज दिया, ठीक है, जहाँ से बेसिकली मैं हूँ, ये यूपी वाला बच्चा जो गया और अमेरिका वाला बच्चा जो यहाँ गया, ये यूपी गया और ये अमेरिका चला गया और इन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं शुरू कर दी। तो जब ये यूपी और अमेरिका से जब वापस दोबारा मिलेंगे तो इनकी बुद्धि के अंदर हम लोग चेंजेस देख सकते हैं 0.72। लेकिन अब भी इनके अंदर 0.72 के मेल है। दैट्स मीन अभी भी इनका दिमाग 0.72 मतलब 72% अभी टैली खाता है, जबकि ये अलग जगह पाला पोसा जा रहा है, ये अलग जगह पाला पोसा जा रहा है, लेकिन दोनों के दिमाग के अंदर अभी भी सिमिलरिटी है। तो इसे कहेंगे आनुवंशिकता, इसे हिंदी में मतलब हम कह रहे हैं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हेरिडिटी, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब इसे हम और एक नाम से जानते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब स्पर्म और एक ही है और एक एग को स्प्लिट करके दो अलग अलग एग में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर 90% सिमिलरिटी होती है, लेकिन वो बच्चे अलग जगह पाले पोसे जाते हैं तो 72% सिमिलरिटी उनकी रुक जाती है। लेकिन आपने एक और सुना होगा कि बच्चे जो है जुड़वा बच्चे तो हुए हैं, लेकिन एक बेटा है और दूसरी बेटी है। एक बेटा और एक बेटी ऐसे कैसे? तो ऐसा इसलिए होता है कि दो एग मतलब दो स्पर्म जाते हैं और दो जो मम्मी होती हैं उनके बेसिकली उसे फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहाँ पर दो एग निकल के आ जाते हैं, और जो स्पर्म होता है दोनों एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और दोनों को जो फर्टिलाइज करेगा, अब दोनों को फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पर दो बच्चे पैदा होंगे, और इस प्रकार के दो बच्चे जो पैदा होते हैं ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है, या दोनों ही मेल हो सकती हैं, दोनों ही फीमेल हो सकती हैं। ये यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पर एग आपके दो थे। इसके अंदर इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं, अगर दोनों ही मेल हैं या दोनों ही फीमेल हैं, ध्यान सुनिएगा, दोनों ही मेल है या दोनों ही फीमेल है तो 0.60 सिमिलरिटी इनके अंदर पाई जाएगी। लेकिन अगर एक मेल एक फीमेल है तो इनके अंदर 50% की सिमिलरिटी पाई जाती है, 50% की सिमिलरिटी पाई जाएगी इनकी बुद्धि के अंदर। स्टूडेंट्स, सिबलिंग जो होते हैं मतलब खासकर अपन जैसे लोग, बिकॉज जुड़वा तो हर जगह होते नहीं है, ऐसे मैं हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी सिस्टर हैं, या आप हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, ठीक है। सो उनके अंदर जो सिमिलरिटी होती है 0.25 बुद्धि की सिमिलरिटी होती है। समझ गए स्टूडेंट्स? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मेंटल IQ, इसे हम कहेंगे इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसे हिंदी में कहते हैं बुद्ध लाब्दी। सो बुद्ध लाब्दी बेसिकली क्या होता है? बुद्ध लाब्दी बेसिकली एक आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है इंटेलिजेंस को नापने के लिए, IQ को नापने के लिए। IQ बराबर आपका होता है MA/CA गुना 100। MA क्या है? मेंटल एज। CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। उसको 100 से गुना कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वही हमें बुद्ध लाब्दी देगा। और इसके लिए मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न भी बगल में रख रखा है, जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा है एक 10 वर्ष का बच्चा, 10 years ओल्ड बॉय हैज़ मेंटल एज इज 12 years, मतलब एक 10 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज अगर 12 वर्ष की है तो आपको फाइंड करना है IQ लेवल। सो यहाँ पर मेंटल एज कहने का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इसको समझा दूँ। मेंटल एज कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि किसी व्यक्ति की जिस एज में वो चल रहा है, ठीक है, वो तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई, जिसे हम कहेंगे कालानुक्रमिक आयु। जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक 5 वर्ष का बच्चा है, तो 5 वर्ष का बच्चे के पास जो उसके काल के अकॉर्डिंग, जो उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो उसके पास बुद्धि होनी चाहिए उतनी बुद्धि उसके पास रहेगी होगी, वो तो डेफिनेट है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा है 5 वर्ष का, लेकिन उसकी बुद्धि जो है 10 वर्ष के बराबर बच्चे की है। तो यहाँ पर उस जो 10 वर्ष के बराबर की बुद्धि में बात कर रहा हूँ उसे कहेंगे हम मेंटल एज। मतलब बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल। उसकी बुद्धि किसके बराबर है? 10 साल। तो 10 साल क्या हो गया उसकी मेंटल एज, 5 साल क्या होगा उसका क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पर IQ बेसिकली ऐसे ही निकलता है कि 10 साल का बच्चा है, उसका मेंटल एज मतलब उसका माइंड जो है काम कर रहा है 12 साल के बच्चे के बराबर। तो 12 को हम भाग कर देंगे 10 से और गुना कर देंगे 100 से, तो ये आपका 0 कट जाएगा। और यहाँ कितना आ रहा है आपका, जरा देखिए बताइए। यहाँ पर 10 years ओल्ड बॉय हैज़ ए मेंटल एज ऑफ 12 years, राइट। सो मेंटल एज आपका इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आपका 120 निकल गया। 120 क्या है? बेसिकली ये इसका IQ लेवल निकल के आया, मतलब इसका IQ लेवल 100 से ऊपर है। और जैसे ही IQ लेवल 100 से ऊपर होता है, 100 IQ लेवल जो है एवरेज होता है, 100 से ऊपर जैसे ही IQ लेवल होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर बुद्ध लाब्दी जो होती है वो बहुत ही एडवांस, बहुत ही बेहतर, इंटेलिजेंट और जो है टैलेंटेड बच्चा होता है वो।
ठीक है। सो आपके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि 25 ईयर्स स्टूडेंट हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 24 ईयर्स देन फाइंड हिज हर IQ लेवल। इसका हिंदी में मैंने अनुवाद कर रखा है, तो आपको ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक टेबल मिलती है, जैसे जिन बच्चों का IQ स्तर 130 से अधिक होता है उसको अति श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है, और ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत अपने को 2.2 लोग दिखते हैं, कम लोग हैं। ठीक है, 120 से 30 वाले सेट कहे जाते हैं, जिनकी प्रतिशत अपने को दिखता है 6.7। 110 से 119 के बीच वाले जो होते हैं औसत, और उच्च औसत वाले होते हैं 16.1 जनसंख्या वाले, मतलब 16.1% जनसंख्या के लोग अपने भारत में इस प्रकार निवास कर रहे हैं। जिन लोग का IQ जो है 90 से 109 होता है उसे औसत कहेंगे, मतलब 50% लोग जो है इस समुदाय में आते हैं। और यहाँ पर आप इसी क्रम में देखेंगे 70 से कम वाले जो है मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या मंदित बुद्धि वाले होते हैं, जो आपने देखा होगा थोड़े बुद्धि से ढीले ढाले जो लोग दिखाई दे जाते हैं, उनके ऊपर कुछ भी कह लो, कुछ उनका मजाक बना लो, उनको असर नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे क्रम में वो लोग आते हैं। सो यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ के माध्यम से आप देखेंगे सबसे टॉप पे यहाँ पर आपका आता है क्या 100, मतलब जिसका IQ, जिसका बुद्धिलाब्धि 100 है वो सबसे एवरेज में सबसे हाई है। मतलब क्या एवरेज में जनसंख्या ये है, ये पॉपुलेशन है, ये मतलब सबसे ज़्यादा अपने भारत में 100 वाले लोग हैं। उसके बाद आप 100 से 120 में आएंगे, देखो डाउनफॉल होना चला जाएगा, जनसंख्या कम होती जाएगी। 120 और 130 के बीच में जनसंख्या और कम हो गई, 130 से 40 में जनसंख्या और कम हो जाए। उसी क्रम में जो है कम जो है मंद बुद्धि वाले भी, उनकी भी जनसंख्या कम ही है। तो एवरेज में सबसे ज़्यादा लोग की जो है IQ लेवल है वो 100 होता है स्टूडेंट। ठीक है, उसी को यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग जो है रंग भेद वाले, अगर आप देखेंगे एशिया जो अपना महाद्वीप है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि IQ लेवल एवरेज कितना है, ज़्यादा हो रहा है ना। उसके बाद वाइट जो गोरे लोग होते हैं उनका IQ लेवल अपने से कम होता है, आप रेड वाले को देखेंगे। उसका स्पैनिक हो गए, इनका भी देखो अपने से कम होता है। ब्लैक वाले हो गए, इनका और कम होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं भारत एक महान देश है और भारत के लोगों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं स्टूडेंट। आप नेक्स्ट देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट ये भी है बुद्धि में विचलन। बुद्धि में विचलन क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी रैपअप करने की कोशिश करूंगा। बुद्धि में विचलन बेसिकली जो है तब देखा जाता है जब किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का IQ लेवल 55 से 69 मतलब 55 से 69 होता है, तो ऐसे बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, निम्न और मंद बुद्धि के होते हैं, स्लो होते हैं। ऐसे बच्चों की आपको केयर करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे खुद से काम धाम नहीं कर पाते, सॉरी आई मिस्टेक। सो ऐसे बच्चे बेसिकली अपना काम धाम कर लेते हैं, वो नीचे था बेसिकली, मैं मिस्टेक कर दिया। सो ऐसे बच्चे बेसिकली अपना काम धाम कर लेते हैं या अपने हाथ से अपने कपड़े वगैरह पहन लेते हैं और कहीं छोटी मोटी नौकरी भी कर लेते हैं। कि सामान जो आपका मंदन वाला हो गया, ऐसे बच्चे जो है खासकर अपना थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। दैट्स मीन कि सुसु पोटी नहाना धोना कर सकते हैं और जो है कोई काम धाम नहीं कर सकते, कि इतना काम ये करके अपना जीवन यापन करते हैं। अति गंभीर वाले जो होते हैं इनको पूरे जीवन हमें ध्यान देना होता है और पूरे जीवन की हमें केयर करनी होती है स्टूडेंट्स। तो ये आपको कुछ IQ लेवल आपको चीज़ें समझाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है बुद्धि में प्रतिभाशीलता। 100 अधिक से अधिक बुद्धि लाब्धि वाले 1500 बच्चों पर जो है लिविंगस्टर्मन ने ध्यान रखना 1925 में क्या किया, 1500 ऐसे बच्चों को लिया जिनकी जो IQ लेवल था क्या था, 100 से अधिक था। उन पर स्टडी उन्होंने किया, उन्होंने देखा ऐसे बच्चों के अंदर जो है प्रवीणता, ऐसे टैलेंट कहते हैं, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई गई। प्रतिभा उनके अंदर, गिफ्टनेस थी, प्रतिभा उनके अंदर थी। जिसे हम जनरल लेवल पे समझे तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एवरीथिंग, सब कुछ होता है ना। और उनके अंदर कुछ प्रतिभावान बच्चे बोले जाते हैं, जैसे कि हम नरेंद्र भाई मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वो भी एक प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर प्रतिभा विशेष हमें दिखाई देती है। उच्च योग्यता वाले ऐसे बच्चे होते हैं, उच्च रचनात्मकता उनकी होती है। ऐसे लोग हाई मेंटेलिटी हो, हाई एबिलिटी, हाई मेंटेलिटी वाले होते हैं, हाई क्रिएटिविटी वाले होते हैं और उच्च प्रतिबद्धता। और इनके अंदर जो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 130 से अधिक होता है, इनके अंदर कमिटमेंट बहुत हाई होता है। मतलब जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी नहीं सुनते हैं और किसी की भी नहीं सुनते हैं, और जो कमिटमेंट कर दिया सिर्फ उसी की सुनते हैं। ठीक है, तो समझ रहे होंगे जो एक बार ये ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। ऐसे मैंने अगर ठान लिया कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ के काउंसलर बनना है तो बन के दिखाएंगे। साइकोलॉजी मतलब इन्होंने जो है अगर ठान लिया कि मुझे IAS बनना है तो IAS बन के दिखाएंगे। इन्होंने ठान लिया अगर मुझे इस देश का प्रेसिडेंट बनना है तो बन के दिखाएंगे। मतलब इनके अंदर प्रतिबद्धता जो होती है, कमिटमेंट करने की जो कला होती है, जो ताकत होती है, वो बहुत ही कमाल होती है। तो कुछ स्लाइड और रह गए स्टूडेंट्स, सो आई होप कि मैं जल्दी से जल्दी अब कवर कर दूं क्योंकि टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। सो बुद्धि परीक्षण के प्रकार में सबसे पहले आपको मिलता है व्यक्तिगत परीक्षण, मतलब पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, परीक्षण करने का तरीका क्या है, पर्सनल इंटरव्यू मतलब आपका एक
फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू किया जाएगा। ये आपका प्रथम प्रकार का हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, उसमें जैसे मान लेते हैं स्कूल का एग्जाम होता है, स्कूल का टेस्ट होता है, समूह में बच्चे बैठे होते हैं, उसका हमने जो है टेस्ट ले लिया, तो ये हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उसका तीसरा आपका आता है शाब्दिक अशाब्दिक तथा निष्पाद परीक्षण, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, है ना। जैसे कोई बच्चे अगर शब्द नहीं वो उपयोग कर पा रहे हैं, शब्द का उनके अंदर प्रवाह कम है, तो ऐसे जो टेस्ट होते हैं जिसे हम आरपीएम कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार के टेस्टों को लिया जाता है जो कि पूरी तरह से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस होंगे। शाब्दिक अशाब्दिक और निष्पादन परीक्षण, ठीक है, इसमें ये मान लेते हैं कुछ शब्द भी हो सकता है या अशाब्दिक पूरी तरह से हो सकता है। निष्पादन परीक्षण ऐसे जो परीक्षण होते हैं इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं मैं आपको इस तरह से बना के दे दिया, आपसे पूछा कि इसके अंदर कौन सा फिल किया जाएगा। इसे आरपीएम मतलब रेवेंस प्रोग्रेसिव आपको मेथड कहेंगे। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा ये वाला, बिकॉज दोनों का कलर मैच कर रहा है तो आप इसको फिल कर देंगे, और बाकी को नहीं फिल करेंगे बिकॉज बाकी कलर मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिनत परीक्षण। कुछ परीक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं जो संस्कृति निष्पक्ष होते हैं। संस्कृति निष्पक्ष कहने का मतलब क्या, वो किसी संस्कृति के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। कोई संस्कृति, कोई जैसे मान लेते हैं कोई परीक्षण अगर अमेरिका बनाया गया तो उनकी संस्कृति के बेसिस बनाया गया होगा। कोई परीक्षण अगर भारत में बनाया गया तो अपनी भारत की संस्कृति को देखते हुए बनाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ परीक्षण ऐसे भी होते हैं जो किसी संस्कृति के बेसिस पे नहीं होते। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई पर्टिकुलर संस्कृत है नहीं है, कोई रीति रिवाज यहाँ पर दिखाई दे रहा नहीं है। यहाँ पर चाहे अमेरिका से बच्चे से पूछा जाए ये प्रश्न, चाहे इंडिया के बच्चे से पूछा जाए, जापान के बच्चे से पूछा जाए, ये सभी बच्चों के लिए कॉमन क्या है, परीक्षण करने का एक तरीका है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट भारत में बुद्धि परीक्षण। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। भारत में बुद्धि परीक्षण जो है 1930 में एस.एम. मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। 1930 में एस.एम. मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया सर्वप्रथम, ध्यान रखना। उसके बाद C.H. राइस ने विनय के बुद्धि, विनय मतलब विनय, ठीक है, विनय के बुद्धि परीक्षण को उर्दू तथा पंजाबी भाषा में मान्यकृत किया। तो ध्यान रखना, जो विनय थे अल्फ्रेड विनय, यहाँ विनय हो गया है, अल्फ्रेड विनय की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने, किसने, C.H. राइस ने, उन्होंने क्या किया, उसको जो है उर्दू और पंजाबी भाषा में मान्यकृत किया। तो भूलना नहीं। अगला आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसे हम कहेंगे, एक सेकेंड, जिसे हम कहेंगे महलानोबिस ने विनय के परीक्षण को बंगाली भाषा में जो है प्रस्तुत किया था। तो इसे आप भूलना नहीं, जिसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया अभी। इनका नाम है महलानोबिस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बेसिकली जो विनय जो आपको मैंने ऊपर बताया, उन्हीं के परीक्षण को बंगाली भाषा में क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है लॉन्ग तथा मेहता। ये दोनों ही बहुत फेमस रहे हैं। इन्होंने 103 बुद्धि के परीक्षण के सिद्धांत दिए थे जो काफ़ी चर्चित रहा है, तो इसे भूलना नहीं, आपके एग्जाम में पूछा सकता है। इसके बाद भाटिया द्वारा निर्मित निष्पादन परीक्षण माला, जो कि बहुत फेमस रही है, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं, संस्कृति और बुद्धि को देखते हैं, इनके बीच में क्या तालमेल है, और इसके बाद कुछ लास्ट स्लाइड्स और रह गए स्टूडेंट्स। सो इसके बाद मैं आपका ये वीडियो कवर करूंगा। संस्कृति और बुद्धि को लेकर के बेसिकली हम अलग अलग संस्कृति में रह रहे हैं और अलग अलग संस्कृति के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। निश्चित रूप से अगर कोई एक बुद्धि परीक्षण बनाया जाता है तो संस्कृति की बेसिस पर कई बार बनाया जाता है। तो यहाँ पर संस्कृति और बुद्धि किस प्रकार से हमें प्रभावित करती हैं। अगर हम अमेरिका जैसे संस्कृति में रह रहे होते हैं, वहाँ की संस्कार में रह रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि का जो विकास होता उनके अकॉर्डिंग होता। और इस चीज़ पर स्टडी किया था वाइगोट्स्की ने, ठीक है। वाइगोट्स्की बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने संस्कृति और बुद्धि के दोनों के तालमेल को समझने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें बुद्धि, जिसमें व्यक्ति रहता है, विकसित होता है और अपने आसपास के जगत को समझता है। उदाहरण के लिए तकनीकी रूप से जो कम विकसित समाज में सामाजिक संबंध तथा सांवेगिक कौशल की अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। मतलब भारत में अगर हम बात करें, जो कि तकनीकी रूप से भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर अपने भारत में खासकर मैं जो गाँव गिराव की बात करता हूँ, वहाँ पर लोग सामाजिक संबंधों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो सामाजिक संबंधों को देखता हुआ अगर अपनी पढ़ाई लिखाई करता है तो लोग उसको समझते नहीं, बच्चा क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा तेज है। लेकिन उसी के विपरीत स्टूडेंट जो तकनीकी रूप से जो विकसित देश हैं, जो ऐसे देश हैं जो तकनीकी रूप से ज़्यादा विकास कर रखे हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता। वहाँ पर जो है आप स्वयं में, मतलब आप जितना ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं वही देखा जाता है। वहाँ पर सामाजिक संबंधों पर इतना कोई जोर नहीं दिया जाता। आई होप कि आप समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है भारत में बुद्धि परीक्षण। तो भारत में बुद्धि परीक्षण करने के कुछ तौर तरीके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप भारत में
भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि कहा जाता है। समाकलित का मतलब इंटीग्रल, टोटल में देखा जाता है बुद्धि को, ठीक है, जो कि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस से कई गुना ज़्यादा व्यापक अर्थ अपने को देता है। अंग्रेजी में सिर्फ इंटेलिजेंस हम कह देते हैं, लेकिन जो है हिंदी में समाकलित बुद्धि, जो अपनी बुद्धि होती है वो बहुत ही व्यापक होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जबकि अंग्रेजी का जो शब्द इंटेलिजेंस है वो बहुत ही निम्न है उसके आगे। सो जेपी दास के अनुसार, ठीक है, जो भारतीय जो बुद्धि वाले लोग होते हैं या जो बुद्धि का परीक्षण होता है वो किस प्रकार होता है, इसमें संज्ञानात्मक क्षमता होती है, सामाजिक क्षमता होती है, सामवेगिक क्षमता होती है, उद्यमी क्षमता होती है। सामवेगिक कहने का मतलब होता है ऐसे जो बुद्धि वाले लोग होते हैं जो भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग बेसिकली उनके अंदर सामवेगिक मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं या इमोशनली उनके अंदर समझ होती है। यही रीज़न है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारे आविष्कार हमारे ऋषि मुनि करके चले गए थे अपने इसी सामवेगिक तर्कना के आधार पर, ठीक है। लेकिन उसका श्रेय उनको डिले मिला या लेट मिला या मिले नहीं बहुत लोगों को, उसका श्रेय अंग्रेज ले गए बिकॉज उन्होंने उसकी पब्लिसिटी की। तो यही रीज़न है, ठीक है। सो आगे चलेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट मिलता है सामवेगिक बुद्धि, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशंस, ठीक है। हम सब, आपको बताऊं, आप अपने मम्मी पापा भैया भाभी घर परिवार या आप जिस भी इंसान से जुड़े हैं उससे आप बांधे नहीं गए हैं, उससे आप इमोशनली अटैच हैं। सो इमोशनल जो पावर होता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जिसको इसकी समझ होती है, वो निश्चित रूप से बहुत विकास कर पाता है, बहुत तीव्र गति से आगे जाता है। जो भी चीज़ें आपको अलग अगल बगल दिखाई देती है सब इमोशंस का ही देन है, ठीक है। इसे भावनात्मक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। अपनी भावना के अकॉर्डिंग आप चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं, अपनी भावना के अकॉर्डिंग आप चीज़ों पे जो है निगरानी कर सकते हैं। तो भावना की बुद्धि या सांवेगिक बुद्धि जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट, जो अपने भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अपनी तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों की ओर संवेगों का परीक्षण करना तथा उससे भी विभेदन करने की योग्यता जो है प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता को ही सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपसे एक पर्सन मिलता है और उससे आप बात करते हैं, जैसे आप उससे बात करेंगे तो उससे बात करके उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो माइंडसेट होगा आपसे बात करने का, उसकी भावना जो है, अगर आपकी भावनात्मक बुद्धि अच्छी है तो आप समझ जाएंगे कि क्या इस व्यक्ति का मुझसे बात करने का उद्देश्य सकारात्मक है कि नकारात्मक है, किस सेंस से मुझसे बात कर रहा है। वो सारी चीज़ों की समझ अपने भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अपने भारतीयों के अंदर मतलब हम सब के अंदर जो सामवेगिक बुद्धि है बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें इमोशंसफुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, इमोशंस होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशन नहीं रहेगा अपने अंदर, हम निश्चित रूप से मनुष्य नहीं रहेंगे, हम जानवर बन जाएंगे, क्योंकि जानवरों के अंदर कम इमोशंस होता है कंपेरेटिवली अपने से, लेकिन उनके अंदर इमोशंस होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं सामवेगिक लब्धि। सामवेगिक लब्धि का मतलब जिस तरह से आपने आईक्यू पढ़ा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू है ना, बुद्ध लब्धि, उसी तरह से सामवेगिक लब्धि होती है, उसी तरह से हम उसको भी निकाल सकते हैं, उस पर भी हम स्टडी कर सकते हैं। विशिष्ट योग्यताओं के अंदर आपको दो विशिष्ट योग्यताएं मिलती हैं, जिसको मैंने पहले ही डिस्कस किया था, अभिरुचि सेकेंड वाला, और पहला वाला है अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार का ज्ञान होना। जैसे मैं अगर साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट भी है, मुझे ज्ञान भी है, इसी वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ नॉलेज। जैसे मान लेते हैं आप किसी कारपेंटर को अपने घर बुलाते हैं काम करने के लिए, तो सबसे पहले उसका आप एप्टीट्यूड चेक करेंगे, देखेंगे, जानेंगे भाई इसको तुम्हें आता भी है कुछ करना कि नहीं। आप उसके घर आ गए और आपको मतलब क्या कहते हैं, कील लगानी आती नहीं, आपको हथौड़े चलाने आते नहीं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप उसके काबिल नहीं हैं। तो एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका उसमें पर्टिकुलरली कितना ज्ञान है या कितना पर्टिकुलरली आपको उससे जो है एक इनर बिल्ट आपके अंदर वो चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड या अभिक्षमता। अभिरुचि मतलब उस पर्टिकुलर काम में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, इसे मान लेते हैं अगर आपका जो एप्टीट्यूड है मैथमेटिकल है, आप मैथ्स आपको बहुत पसंद है, ठीक है, मैथ्स आपका एप्टीट्यूड भी आपका अच्छा है, मैथ्स आपको पसंद भी है, तो आप दोनों तरह से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आप बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। या इसके अपोजिट में देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे को बनना है एक्टर, ठीक है, उसको बनना है हीरो, एक्टर बनना है, एक्टिंग करना है, हीरो मतलब एक्टर बनना है, एक्टिंग करना है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसका देखो इंटरेस्ट यहाँ पर है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर, ये उसकी इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड है मैथमेटिकल। मान लेते हैं उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, उसको मैथ्स जल्दी समझ में आ जाती है, मैथ्स वगैरह अच्छे से कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बच्चे की पसंद अलग है, उसका एप्टीट्यूड अलग है, तो पेरेंट्स इस केस में क्या करेंगे, पेरेंट्स को हैरानी होगी, बोलेंगे यार ये बच्चा तो मेरा असफल हो जाएगा क्योंकि उसका एप्टीट्यूड कुछ और है, इंटरेस्ट कुछ और है। तो ऐसी ही जगह पर
चीज़ें जो है गड़बड़ा जाती है। तो जब भी आपको असफल लोग दिखते हैं तो उनके अंदर ये कमी भी ये भी देखने को मिलती है। अगर वो गलत एप्टीट्यूड को लेकर के जब चल पड़ते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है, तो निश्चित रूप से वो जो है असफल होते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि जिस काम में आपका मन लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और इंटरेस्ट होने के साथ साथ उसमें आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा हो, तो वही काम आपको करना चाहिए। आखिरी में आता है सृजनात्मक तथा बुद्धि। सृजनात्मक तथा बुद्धि का मतलब ये होता है स्टूडेंट, दोनों में बहुत तगड़ा तालमेल है और नहीं भी है। कहने का मतलब ये एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन हाँ एक मिनिमम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इसके अंदर तो होगी एटलीस्ट, लेकिन बहुत अच्छा सा क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं हो सकती या हो भी सकती है। अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई घबराने की बात नहीं, बिकॉज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसी के अपोजिट में कोई अगर कम बुद्धि वाला बच्चा है, कम बुद्धि वाला बच्चा है, वो बच्चा भी हाई क्रिएटिविटी वाला हो सकता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, ऐसा कहीं बाउंड नहीं है कि जिसके पास बुद्धि कम है उसकी क्रिएटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। क्रिएटिविटी के अंदर बेसिकली हम किसी प्रकार की रचनात्मकता की बात करते हैं, चाहे वो साइंस और टेक की फील्ड में है, ऐसे अपने हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जी हो गए, जो बड़े बड़े रामानुजन जी जैसे हो गए, जो एडवांस लेवल बड़े बड़े स्तरों पे थे, या क्रिएटिविटी के हम जो है बहुत लो ग्रेड पे समझे, जैसे कोई मकान बनाने वाला हो गया, कोई बढ़ई हो गया, तो इनके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि विशेष प्रकार की बुद्धि हो। ठीक है, हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर क्रिएटिव होता है, रचनात्मकता उसके अंदर होती है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ उसके पास माइंड होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो तो उसके पास होती है। जैसे कि आप यहाँ पर क्रिएटिविटी ही देख रहे हैं ना, ये क्या बिस्किट्स देखो क्या बना दिया गया है। अगर जिस बच्चे ने बनाया होगा तो निश्चित रूप से उसका क्रिएटिविटी अच्छा है, एटलीस्ट उसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो माइंड की है वो भी इतनी अच्छी है। ठीक है, एक बैलेंस करना उसको आता है। तो यहाँ पर आपने यही समझा कि रचनात्मकता तथा बुद्धि, ये कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि अगर आपके पास ज़्यादा रहेगी तभी रचनात्मकता आपकी होगी, या रचनात्मकता आपके पास ज़्यादा होगी तब आपके पास बुद्धि भी होगी। ये दोनों हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हाँ मिनिमम लेवल ऑफ बुद्धि होती ही होती है और मिनिमम लेवल ऑफ जो क्रिएटिविटी है वो भी होती ही होती है। ठीक है, सो आई होप कि स्टूडेंट्स कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई है। मैं आप सबसे नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे यही कहूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। और आप सबसे एक जाते जाते आखिरी में आप सबको एक बात कहूँगा स्टूडेंट्स कि आप सभी अगर टिकटॉक चलाते हैं, अगर आप टिकटॉक चलाने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टिकटॉक चलाना बंद कर दीजिए। एक बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार एप्लीकेशन है। आपको एंटरटेनमेंट देता तो होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट देने के साथ साथ आपके जो प्रीसियस टाइम है उसको पूरी तरह सत्यानाश कर रहा है। आपको एंटरटेन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जितनी भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस है ना दोस्तों, ये आपको बताऊं, ये चाइना वाले हमें हर तरह से बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जो मास को, हमारे कॉम को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। बौद्धिक स्तर पे खुद तो बहुत उन्नति कर रहे हैं, खुद बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, और हमारे मतलब जो इंडियंस है बेचारे, ये व्हाट्सएप के चक्कर में, टिकटॉक के चक्कर में और फेसबुक के चक्कर में, जैसे फेसबुक की तो बाहर मार्क जुकरबर्ग की देन है, ठीक है, और इन सब के चक्कर में फंसे पड़े हैं। जो यंग जनरेशन है ये अपने समय को यही बर्बाद कर रही है। मैं दोस्तों आपसे यही बात करूंगा, बिकॉज आप सभी डेफिनेट रूप से यंग अभी हैं, स्टडी कर रहे हैं, और तभी तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर इसको समझ रहे हैं तो आप इस चीज़ को शेयर करेंगे अपने बाहर जाकर के। टिकटॉक पे आप समय मत गंवाइए, अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को मत रखिए। इसका मेरा कोई निजी मेरा जो है लड़ाई नहीं हो टिकटॉक के जो ऑनर है उससे। मेरा ये है स्टूडेंट कि चाइना जो है पूरी तरह से, चाहे मेंटली देखा जाए, चाहे सोशली देखा जाए, चाहे इकोनॉमिकली देखा जाए, वो हर तरह से हमें व्यस्त खराब कर रहा है। ठीक है, वो इतने हर तरह के प्रोडक्ट बनाता है। अभी कोरोना वायरस के चक्कर से बहुत सारी दिक्कतें हुई है, हर तरह के प्रोडक्ट बनाता है, और जो है अब उसके प्रोडक्ट अपने इंडिया में भरपूर मात्रा में बिकते हैं। खुद तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ पर उसी की वजह से अपने इंडिया में कोई बंदा जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, कोई बंदा खुद उत्पादकता नहीं करता, कोई बंदा खुद जो है आगे बढ़ के निकल नहीं रहा है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट इतने हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप जो है उसके प्रोडक्ट को कम से कम इसको इस्तेमाल कीजिए। चाइनीज़ फ़ोन, चाइनीज़ एप्लीकेशन, चाइनीज़ चीज़ों को बहिष्कार कीजिए। यही आप सबको, अपने देश को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, आप पढ़ने लिखने के साथ साथ जिस देश में रह रहे हो, जहाँ जिस परिवार में रह रहे हो, देश मतलब परिवार है आपका ही, आप सब, हम सब अल्टीमेट साथी हैं। ठीक है, हम सब के बीच में कहीं ना कहीं ताना बाना है। ठीक है, तो जहां आप रह रहे हो उसके विकास के बारे में जिस स्तर पे आप हो, जिस लेवल पे आप हो, एटलीस्ट थोड़ा सा सोच सकते हो आप।
ठीक है दोस्तों, तो मैं हर वीडियो में प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आप सबको कुछ इस प्रकार की बातों को भी शेयर करूंगा जिससे आप जो है अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, जहां हैं, जिस स्तर पे हैं, जिस स्टेज पे हैं, वहीं से बैठे बैठे। क्योंकि टिकटॉक बच्चे, आप यंग जनरेशन के देखते होंगे लोग, मतलब नए नए जो बच्चे होते हैं पूरी तरह से टिकटॉक में लगे हैं, पूरी तरह से टिकटॉक में लगे हैं। मतलब अपने समय को, प्रीसियस टाइम को गंवा रहे हैं, पढ़ने लिखने के बजाय, सोचने समझने के बजाय टिकटॉक में पूरी बुद्धि लगा रहे हैं। यार क्या है ये, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी इस बातों को भी आगे शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ टेक यू केयर, एंड टिल देन थैंक यू।